आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिरकुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। उनके फादर एरोल मस्क एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी मां मे मस्क एक मॉडल होने के साथ-साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी थीं। एलॉन के छोटे भाई बहन थे, जिनके नाम थे किम्बल और टॉस्का। किम्बल एक शेफ हैं, जबकि टॉस्का एक फिल्म प्रोड्यूसर बन गई हैं। एलन जब 8 साल के थे तभी उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उनके पिता वर्बली और फिजिकली काफी अब्यूजिव, मूडी और चिड़चिड़े इंसान थे। एलॉन की मां का कहना था कि कई बार एरोल बच्चों के सामने ही उन पर हाथ उठा दिया करते थे। उन्हें याद था कि एलॉन जब 5 साल के थे तो अपने पिता को रोकने की कोशिश किया करते थे। जब वो 10 साल के हुए थे, एलॉन अपने पिता के साथ जोहान्सबर्ग चले गए। बाद में वो इस फैसले पर काफी पछताए। 4 साल बाद किम्बल ने भी उन्हें फॉलो किया और जल्द ही उनकी मां भी उन लोगों के साथ वहां रहने आ गई, ताकि परिवार एक साथ ज्यादा वक्त बिता सके। ये लोग अक्सर एलॉन की नानी, मौसी और कजिन से मिलने अपनी नानी के घर चले जाया करते। एलॉन और किम्बल ने अपने कजिन्स पीटर, लिंडन और रस राइव के साथ मिलकर बचपन में खूब शरारतें की थीं। एलॉन एक अच्छे स्टूडेंट जरूर थे, पर वो कभी क्लास टॉपर नहीं रहे। हालांकि मैथ्स और इंग्लिश में उन्हें हमेशा ए मिलता था। उनकी टीचर का कहना था कि वो नए मैथ कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं। उनके दोस्त बहुत कम थे और ये सोशली कोई अच्छी बात नहीं थी। पब्लिक हाई स्कूल में एलॉन के साथ मारपीट हुई और उन्हें बुली किया गया, तो उनके फादर ने एक प्राइवेट एकेडमी में उनका एडमिशन करवा दिया। उन्हें धार्मिक इंस्ट्रक्शंस और अफ्रीकांस को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हाई ग्रेड्स मिले थे। एलन कहते हैं कि वो उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे जो उन्हें इरेलेवेंट लगते थे। उनका कहना था, उसके बजाय मैं वीडियो गेम्स खेलता था या किताबें पढ़ता था। एलॉन रोज कई किताबें पढ़ने में गुजारते थे। उन्हें डाउनटाउन के बुक स्टोर जाकर फ्लोर पर बैठकर किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाते तो उनकी लाइब्रेरीज में जाकर खो जाया करते थे। एक टीनेजर की तरह एलॉन को भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि धर्म और साइंस के पास इन अल्टीमेट प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, जैसे कि ये यूनिवर्स कहाँ से आई और इसके होने का क्या कारण है। उन्हें यह सोचकर डिप्रेशन फील होता था कि शायद जीवन का कोई मीनिंग नहीं होता। उनकी फेवरेट बुक द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी ने उन्हें इस डिप्रेशन से उभरने में मदद की। बुक का मेन कैरेक्टर एक इंसान था जिसका नाम था आर्थर डेंट, जिसे एक एलियन तब बचाता है जब धरती नष्ट होने वाली होती है और दोनों एक साथ गैलेक्सी की यात्रा करते हैं। गैलेक्सी के सभी सजीव लोग इस यूनिवर्स के अल्टीमेट क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। वो एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं जो 7 मिलियन सालों बाद जवाब देते हैं, और ये जवाब होता है 42। जब क्रीचर्स शिकायत करते हैं तो सुपर कंप्यूटर जवाब देता है कि प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि असली क्वेश्चन क्या था, इसलिए उन्हें ये अजीब आंसर मिला है, 42 है। एलॉन को अपने भाई किम्बल और दूसरे कजिन्स के साथ डंजिन्स एंड ड्रैगन्स नाम का बोर्ड गेम खेलने की लत पड़ गई थी। जब वो 11 साल के थे तो पहली बार उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर देखा। उनके फादर उनके लिए कंप्यूटर खरीदना नहीं चाहते थे, इसलिए एलॉन ने खुद एक कंप्यूटर खरीदने के लिए छोटी मोटी अच्छी बुरी नौकरी करके पैसे बचाए। उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कॉमोडोर विक 20 खरीदा, जो एक गाइड के साथ आया जो बताती थी कि बेसिक में प्रोग्राम कैसे करना है, जो 60 घंटे लेता था। एलॉन ने 3 दिन में बिना सोए इसके सारे पार्ट खत्म कर लिए थे। स्कूल के प्रोग्रामिंग टेस्ट में उन्हें परफेक्ट स्कोर्स मिले थे। इसके बाद एलॉन ने एक IBM PC XT खरीदा और खुद से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल और टर्बो C++ सीखा। जब वो 13 साल के थे, उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया। उन्होंने ग्राफिक्स चलाने के लिए बेसिक की 123 लाइन और दूसरे सिंपल कोड्स यूज किए। एलॉन ने अपने गेम का नाम ब्लास्टर रखा। उन्होंने PC और ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को एक लेटर भेजा और ब्लास्टर उनके दिसंबर 1984 के इशू में पब्लिश हुआ। मैगजीन ने उन्हें $500 दिए। 17 साल की उम्र तक एलॉन अपने फादर से डील करते करते तंग आ गए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है। एक पल में वो शांत और फ्रेंडली नजर आते तो अगले ही पल बेहद विंसक और गुस्सैल इंसान बन जाते। एरोल बिना बात के अपने बच्चों पर चिल्लाते कि वे निकम्मे और नालायक हैं। इसके अलावा और भी काफी कुछ भला बुरा बोलते। एलॉन को ये आदत जेनेटिकली अपने फादर से मिली थी, जो बाद में उनके रोमांटिक रिश्तों में और अपने कलीग्स के साथ आपसी मतभेदों में नजर आई। लेकिन एलॉन शायद अपनी बीवियों या गर्लफ्रेंड्स के साथ तो बुरा बर्ताव कर सकते थे, पर अपने बच्चों के साथ कभी नहीं। उनके फादर और उनके बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। कई सालों बाद एलॉन और किम्बल ने उनके साथ रिश्ता सुधारने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनके फादर ने एक ऐसी हरकत की जिसके चलते वो उन्हें कभी माफ नहीं कर पाए। दरअसल उनके फादर ने अपनी सौतेली बेटी को 2 बार गर्भवती किया। उसका नाम जना था। वो एरोल मस्क से 30 साल छोटी थी।
एलन हमेशा से ही यूएस शिफ्ट होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरफ पहले कदम के तौर पर कनाडा जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने फादर को छोड़कर पूरे परिवार के लिए कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया, जो कि मई 1989 में अप्रूव हो गए थे। एलन अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ रहते थे और छोटे मोटे काम करते थे। फिर फाइनली वो टोरंटो में अपनी माँ और बहन टोस्का के साथ 1 बेडरूम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। किम्बल अपना हाई स्कूल फिनिश करने के लिए प्रिटोरिया में ही रह गए। एलन के SAT के रिजल्ट्स एवरेज आए थे। उन्हें मैथ में 800 में से 730 और वर्बल एग्जाम में 670 मिले थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, क्योंकि यहाँ वाटरलू से ज़्यादा लड़कियाँ थीं। पहले ही दिन एलन की मुलाकात अपने रियल और लॉन्ग टर्म फ्रेंड से हो गई। उसका नाम था नवायद फारूक। वो आधा पाकिस्तानी और आधा कैनेडियन था, जिसके पेरेंट्स यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे। एलन और नवायद दोनों को साइंस फिक्शन, कंप्यूटर्स और बोर्ड गेम्स पसंद थे। फिर जल्द ही एलन को ये पता चला कि क्वींस यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया उन्हें स्टूडेंट लोन के साथ साथ $14,000 की स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही थी। शायद इसके पीछे वजह ये थी कि स्कोटिया बैंक में समर जॉब के दौरान एलन की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही थी। एलन की दोस्ती पीटर निकोलसन नाम के एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एग्जीक्यूटिव से हुई। दोनों को ही फिजिक्स, फिलॉसफी और मैथ इक्वेजन से प्यार था। तो इस तरह एलन अपने जूनियर ईयर में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी चले गए। उन्होंने फिजिक्स में मेजर किया और बिजनेस में जॉइंट डिग्री ली। पैन में एलन की एक चाइनीज स्टूडेंट रॉबिन रेन से काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। रॉबिन को याद है कि कैसे एलन हमेशा मार्स तक जाने के लिए एक रॉकेट बनाने की बात किया करते थे। वो इलेक्ट्रिक कार्स और बैटरीज के बारे में कई सारे जर्नल पेपर्स भी पढ़ा करते थे। एलन को यकीन था कि सोलर पावर ही सस्टेनेबल एनर्जी का एकमात्र सल्यूशन है और फॉसिल फ्यूल्स अल्टीमेटली एक दिन खत्म हो जाएंगे। एलन की थीसिस का नाम था द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर। उन्होंने लिखा था कि लोगों के पास रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उन्होंने पावर स्टेशन ऑफ द फ्यूचर का एक स्केच भी बनाकर लगाया था। इसमें सैटेलाइट्स मिरर्स के साथ थीं जो सोलर पैनल्स पर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे और एक माइक्रोवेव बीम के जरिए धरती पर इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे थे। उनके प्रोफेसर ने उन्हें 98 नंबर दिए और कहा कि आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बढ़िया तरीके से लिखा गया है। एलन ने सीनियर ईयर में पहुंचने से पहले ही 2 इंटर्नशिप कर ली थीं, जिनमें से पहली उन्होंने पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से की थी, जो कि सुपर कैपेसिटर की पोटेंशियल को स्टडी करता है। एक कैपेसिटर इतना पावरफुल होता है कि इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस इक्विपमेंट को एनर्जी दे सकता है। दूसरी इंटर्नशिप रॉकेट साइंस नाम की कंपनी की थी, जो वीडियो गेम्स बनाती है। एलन को एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करके ये जॉब मिली जिसे सीनियर इंजीनियर्स भी सॉल्व नहीं कर पाए थे। इसे उन्होंने 2 हफ्ते में सॉल्व कर लिया था। उन्होंने एलन को ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम जॉब ऑफर की, पर एलन कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते थे जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। 1970 में टेक्निकल स्पेशलिस्ट अपने कंप्यूटर को खोलकर उसके अंदर लगे पार्ट्स के साथ छेड़खानी करा करते थे, लेकिन 1984 में स्टीव जॉब्स ने इस चीज़ को बदल दिया। उन्होंने मैकिन्टॉश को खोलना असंभव बना दिया। इसीलिए 1990s के दशक में टेक्निकल स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़े। एलन ने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पसंद हैं। उन्हें कोड करना आता है, लेकिन उन्हें कारों के साथ छेड़छाड़ करना भी पसंद था। एलन ने एक 20 साल पुरानी BMW 300i को 4 स्पीड ट्रांसमिशन से 5 स्पीड में अपग्रेड किया था। वो और किम्बल अपने सीनियर ईयर्स के दौरान इसी कार में रोड ट्रिप्स पर जाया करते थे। एलन 1995 में ग्रेजुएट हुए। उन्होंने मास्टर्स डिग्री लेने और PhD करने के लिए स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेने का फैसला किया, लेकिन उसी दौरान इंटरनेट वेव चल पड़ी और वो इसे मिस नहीं कर पाए। नेटस्केप, जो कि शुरुआती वेब ब्राउज़र था, पब्लिक हुआ और उसकी वैल्यू $3.9 बिलियन हो गई। एक गेस्ट स्पीकर पैन आए जो टेलीफोन कंपनी NYNEX के एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने NYNEX का ऑनलाइन और इंटरैक्टिव येलो पेजेस क्रिएट करने का प्लान डिस्कस किया। एलन ने किम्बल को कहा कि वो ये काम उनसे पहले शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कोड्स लिखने शुरू किए और सॉफ्टवेयर का नाम रखा वर्चुअल सिटी नेविगेटर। इसमें सारे बिजनेसेस की डायरेक्टरी और एक मैप था जो लोगों को ढूंढने में हेल्प करता था। एलन और किम्बल ने एक छोटा ऑफिस रेंट पर लिया, जिसमें सिर्फ 2 टेबल्स और एक मैट्रेस था। वे लोग 6 महीने तक वहीं सोते थे और पास के YMCA जाकर शावर ले लिया करते थे। एलन पूरा दिन और रात भर कोडिंग करते जब तक कि वो थक कर चूर ना हो जाए। नैफटेक नाम की कंपनी उनके मैप्स के डेटाबेस को लाइसेंस करने के लिए मान गई। एलन का सॉफ्टवेयर लोगों को मैप में जूम करके देखने और इधर उधर मूव करने में हेल्प करता था। भले ही आज के वक्त में ये एक छोटी बात हो, पर उस वक्त ये एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ थी। उन्हें बिजनेस डायरेक्टरी और मैप सॉफ्टवेयर के लिए पेटेंट मिल गया था। एलन ने कंपनी को ZIP2 के नाम से रजिस्टर किया, जिसका मतलब था जहां भी आप जाना चाहते हो, जिप करो।
जब तक एलॉन और किम्बल को कोई इन्वेस्टर्स नहीं मिले तब तक उनकी मां ने अपने क्रेडिट कार्ड से सारा खर्चा उठाया। वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में सबसे पहले जिसने उन पर भरोसा किया था वो थे मोहर डेविडो वेंचर्स। इस फर्म ने Zip2 में $3 मिलियन इन्वेस्ट किए और साथ ही उन्होंने एलॉन और किम्बल को यूएस में वर्क वीज़ा दिलाने में हेल्प की। फर्म ने नई कारें लेने के लिए दोनों में से हर एक को $30,000 दिए। एलॉन ने एक 1967 जागवार ई-टाइप चुनी। ये बचपन से ही उनकी ड्रीम कार थी। मोहर डेविडो वेंचर्स ने वही किया जो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट आमतौर पर करते हैं। उन्होंने फाउंडर से अधिकार अपने हाथ में लेने के लिए एक सीईओ हायर किया। एप्पल और गूगल के साथ भी यही हुआ था। रिच सोरकिन नए सीईओ बन गए और एलॉन सीटीओ बन गए। उन्हें अपने एक्सपीरियंस से ये पता चल चुका था कि जब तक वो खुद सीईओ नहीं बनेंगे वो अपने प्रोडक्ट के साथ वो कभी नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं। Zip2 ने अपना सॉफ्टवेयर न्यूज़पेपर्स को बेचा ताकि वो अपनी खुद की बिजनेस डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकें। 1997 तक Zip2 ने 140 न्यूज़पेपर्स के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, जिनमें से हर एक उन्हें $1,000 से लेकर $10,000 तक की लाइसेंसिंग फ़ी दे रहा था। हमेशा की तरह एलॉन खूब मेहनत कर रहे थे और बाकियों से भी यही उम्मीद करते थे। वो हर रात बाकी इंजीनियर्स के स्टूपिड कोड्स ठीक करा करते थे। स्टीव जॉब्स की तरह एलॉन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनके एम्प्लॉयज़ बुरा माने या उनसे डर कर रहें। उनके लिए सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उन्हें हर हाल में वो गोल्स अचीव करने थे जिन्हें वो इम्पॉसिबल समझते थे। एलॉन कहते थे कि लीडर का ये काम नहीं है कि लोग उसे प्यार करने के लिए मनाएं। मुझे लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। किम्बल कहते हैं कि वो एलॉन से बहुत प्यार करते हैं पर उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। एलॉन ओपन वर्क स्पेसेस में विश्वास करते हैं ताकि लोग आसानी से बात कर सकें और मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। Zip2 में कोई क्यूबिकल्स या प्राइवेट ऑफिसेज नहीं थे। एक दिन एलॉन और किम्बल के बीच काफ़ी लड़ाई हुई जिसे हर किसी ने देखा। दोनों फर्श पर गिरकर लड़ रहे थे और उन्हें हॉस्पिटल ली जाना पड़ा था। 1999 ने कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन कैश देकर खरीद लिया। एलॉन और किम्बल दोनों कंपनी के 12% के मालिक थे, यानी उनके बीच में 60-40 का बंटवारा हुआ। एलॉन को $22 मिलियन मिले और किम्बल को $15 मिलियन। एलॉन उस वक्त 27 ईयर्स के थे। उन्होंने $300,000 अपने फादर को दिए, $1 मिलियन अपनी माँ को। एलॉन ने एक 800 स्क्वायर फुट का कॉन्डोमिनियम और एक $1 मिलियन की मैक्लोरॉन F1 स्पोर्ट्स कार खरीदी। वो और उनकी जल्द ही होने वाली पहली वाइफ जस्टिन विल्सन की फोटो CNN में छपी थी। एलॉन ने कहा कि वो बहामाज में एक आइलैंड खरीदकर राजाओं की जिंदगी जी सकते हैं। हालांकि उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं आया। वो अपना सारा पैसा किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। स्कोटिया बैंक में अपनी समर जॉब के दौरान एलॉन ने जाना कि बैंक्स बेकार होते हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मार्च 1999 में स्कोटिया बैंक के एक दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने X.com बनाई। एलॉन ने इस नई कंपनी में $12 मिलियन इन्वेस्ट किए और $4 मिलियन खुद के लिए छोड़े। X.com के लिए उनका शुरुआती विचार हर एक फाइनेंशियल ज़रूरत के लिए वन स्टॉप शॉप का था, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट्स, डिजिटल परचेसेस वगैरह वगैरह। एलॉन के दोस्त ने सुझाव दिया कि इसे कोई फॉर्मल नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि X.com सुनने में किसी पॉर्न साइट जैसा लगता है। लेकिन एलॉन को लेटर X से इतना प्यार था कि उन्होंने इसे अपनी कंपनीज का नाम रखने के लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के नाम रखने में भी यूज़ किया। Zip2 की तरह ही X.com के लिए भी एलॉन ने बहुत सी रातों को जाग जाग कर कोडिंग की थी। स्कोटिया बैंक के उनके दोस्त को एलॉन का इमोशनल डिटैचमेंट और रूडनेस पसंद नहीं आया, इसलिए वो कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ कंपनी छोड़कर चले गए। इसके बावजूद एलॉन ने सिकोहिया कैपिटल के माइकल मोरिट्स से इन्वेस्ट करने के लिए मना लिया। माइकल ने बार्कलेज बैंक के साथ भी नेगोशिएट किया ताकि X.com FDIC इंश्योर्ड हो सके, उसके पास एक बैंक चार्टर हो और उसे म्यूचुअल फंड्स ऑफर किए जा सकें। एलॉन अब 28 साल के हो चुके थे और एक स्टार्टअप सेलिब्रिटी बन चुके थे। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल उन्हें सिलिकॉन वैली का नया इट गाय के नाम से बुलाते थे। एलॉन ने X.com को लॉन्च करने के लिए नवंबर 1999 में थैंक्सगिविंग वीकेंड चुनकर एक इम्पॉसिबल डेडलाइन सेट की थी। वो इंजीनियर्स से पागलों की तरह काम करवा रहे थे और रोज़ रात अपनी टेबल के नीचे ही सो जाया करते थे। लॉन्च के बाद वो सब पास के एक ATM में गए और एलॉन ने पैसे निकालने की कोशिश की। मशीन से कैश निकला और उन सब ने इसे सेलिब्रेट किया। Zip2 की तरह ही एलॉन को CEO की पोस्ट से रिप्लेस कर दिया गया। सिकोया कैपिटल के माइकल मोरिट्स ने बिल हैरिस को चुना था, जो इंट्यूट के फॉर्मर CEO थे। एलॉन बोर्ड चेयरमैन और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बन गए। उन्होंने मार्केटिंग टेक्निक्स डेवलप की जो बाद में दूसरी कंपनीज ने अडैप्ट की, जैसे कि उन यूजर्स को रिवॉर्ड्स देना जो फ्रेंड्स को रेफर करते थे। X.com को एलॉन एक बैंकिंग सर्विस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहे थे।
स्टीव जॉब्स की तरह ही एलॉन सिंप्लिसिटी के कायल थे और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस में यकीन रखते थे। शुरुआत में X.com ने न्यू यूज़र्स से डिटेल्स प्रोवाइड करने को कहा, जैसे उनका होम एड्रेस और सोशल सिक्योरिटी नंबर। उन्होंने कहा, हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है, इसे डिलीट करो। एलॉन ने यह भी कहा कि लोगों ने पहले ही अपना ईमेल एड्रेस दिया है तो उन्हें यूज़र नेम्स की ज़रूरत नहीं है। X.com का सबसे पॉपुलर फीचर ये था कि इसमें ईमेल के ज़रिए पैसे सेंड किए जा सकते थे। बहुत से लोग ईबे से खरीदारी करने के लिए इसका यूज़ करते थे। पीटर थिएल, कॉन्फिनिटी के को-फाउंडर, ने भी X.com पर साइन अप किया। कॉन्फिनिटी भी उसी बिल्डिंग में थी जिसमें X.com का ऑफिस था। बाद में ये कुछ ब्लॉक दूर चला गया। पीटर के को-फाउंडर थे मैक्स लेवचिन। उनकी भी एक ऑनलाइन पेमेंट सर्विस थी जिसका नाम था पेपॉल। 2000 में इंटरनेट बबल आया। X.com और पेपॉल दोनों ही कस्टमर्स के लिए कंपटीशन कर रहे थे। दोनों सर्विसेज रेफरल्स के बदले बोनस देते थे। एलॉन तब तक लड़ने को तैयार थे जब तक कि उनमें से किसी एक के पैसे खत्म नहीं हो जाते, लेकिन पीटर सोच समझकर ही कोई रिस्क लेना चाहते थे। जल्दी ही एलॉन, पीटर, मैक्स और X.com के सीईओ बिल हैरिस की एक मीटिंग हुई। एलॉन ने बढ़ा चढ़ाकर बताया कि X.com के पास कितने यूजर्स हैं और कहा कि अगर मर्जर आगे कंटिन्यू करना है तो उसका 90% उनके पास होने चाहिए, यानी कि कॉन्फिनिटी को सिर्फ 10% मिलेगा। पीटर ने मैक्स को बोला कि एलॉन जैसे बंदे के साथ उन्हें सब्र रखने की जरूरत है। 2000 जनवरी पूरा नेगोशिएशन करते निकल गया। पीटर लगभग क्विट करने ही वाले थे क्योंकि एलॉन ने कहा कि कॉन्फिनिटी 45% तक ले जाएगी। बिल ने पीटर को शांत कराया। उन्होंने 50-50 पर टर्म्स रिवाइज की। मार्च 2000 में डील फाइनल हो गई। एलॉन सबसे बड़े स्टॉक होल्डर थे। कुछ हफ्ते बाद उन्होंने बिल हैरिस को बाहर का रास्ता दिखाया और एक बार फिर खुद सीईओ बन गए। कॉन्फिनिटी और X.com के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को कंबाइन कर दिया गया और वे पेपाल ब्रांड के नाम से जाने जाने लगे। एलॉन अभी भी यही चाहते थे कि पेमेंट सर्विस एक सोशल नेटवर्क भी हो, लेकिन पीटर और मैक्स को लगता था कि उन्हें सिर्फ नंबर 1 पेमेंट सर्विस बनने पर ध्यान देना चाहिए। एलॉन का यह भी कहना था कि कंपनी का नाम X.com रखा जाना चाहिए और पेपाल को बस इसका एक सब्सिडियरीज बनकर ही रहना चाहिए। लेकिन पीटर और मैक्स को इस बात पर एतराज़ था। ज़्यादातर लोग पेपाल का नाम ही जानते थे क्योंकि यह सुनने में ऐसा लगता था जैसे आप किसी दोस्त या साथी से मदद मांग रहे हो। एलॉन ने कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया, इसलिए अलग से कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं था। उनका मानना था कि इंजीनियरिंग को डिज़ाइन से अलग करना मुसीबत को न्योता देना होगा। डिज़ाइनर्स को तुरंत पता लगना चाहिए कि कहीं उनका आइडिया इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। एलॉन ने यही प्रिंसिपल बाद में स्पेसएक्स, टेस्ला और ट्विटर पर भी अप्लाई किया। 2000 जून तक पीटर और मैक्स एलॉन से तंग आ चुके थे। एलॉन के साथ काम करना बड़ा मुश्किल था। मैक्स ने एलॉन को एक मेमो लिखकर डिस्कस किया कि फ्रॉड की वजह से जल्द ही कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच जाएगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सारा मसला सॉल्व करना होगा। मैक्स ने ऑटोमेटेड फ्रॉड से बचने के लिए कैप्चा टेक्नोलॉजी यूज़ करने का प्रपोजल रखा, लेकिन एलॉन ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। मैक्स ने कुछ कलीग्स को बताया कि वो छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनको अपनी लड़ाई जारी रखने और हार न मानने की सलाह दी। पीटर थिएल और रेड हॉफमैन, जिन्हें जल्द ही लिंक्डइन का सीईओ बनाया जाना था, वो भी एलॉन से परेशान हो चुके थे। उन्होंने एलॉन को हटाकर पीटर को टेम्परेरी सीईओ बनाने का प्रस्ताव रखा। वो लोग पेटिशन प्रेजेंट करने माइकल मोरिट्स के पास सिकोया कैपिटल गए। उन्होंने फ्रॉड इशू और बाकी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स के बारे में बातें की। माइकल भी इस बात से सहमत थे कि चेंज ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द एक वेटरन एग्जीक्यूटिव ढूंढना होगा जिसे पीटर के बदले सीईओ बनाया जाए। पीटर, मैक्स, रेड और बाकी लोग उसके बाद सेलिब्रेट करने एक लोकल बार में चले गए। वो लोग खुद को पेपाल माफिया कहते थे। इसी बीच एलॉन जस्टिन के साथ ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मना रहे थे। उनकी शादी 8 महीने पहले हुई थी, पर उन्हें हनीमून में जाने का टाइम अब मिला था। एलॉन को वेकेशन में ये ईमेल मिला था। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने पेपाल को अपना सारा एफर्ट, टाइम और पैसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन पर गलत डिसीजन लेने के इल्ज़ाम लगाए गए और ऊपर से उन्हें खुद को डिफेंड करने का मौका तक नहीं दिया गया। एलॉन ने जस्टिन के साथ तुरंत फ्लाइट बुक की। उन्होंने माइकल मोरिट्स को कॉल किया और बाद में रेड हॉफमैन के साथ लंच किया, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ने एलॉन को हटाने के लिए वोटिंग की। 2002 में ईबे ने पेपाल को 1500 करोड़ में खरीद लिया और एलॉन को 250 करोड़ मिले। वो रिस्क टेकर था, जबकि पीटर और मैक्स नहीं थे। एलॉन और मैक्स एक दिन ऑफिस के पार्किंग लॉट में बातें कर रहे थे। एलॉन ने पूछा कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैक्स ने जवाब दिया, क्योंकि तुम गलत थे, कंपनी डूब रही है और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। इसके कुछ महीनों बाद वो लोग डिनर पर गए तो एलॉन ने कहा, जिंदगी बहुत छोटी है, हमें बीती बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एलॉन ने पीटर और बाकी पेपाल माफिया के साथ भी मनमुटाव दूर कर लिया था।
इसके कुछ ही महीनों बाद एलॉन ने ट्विटर खरीद लिया और उसका नाम बदलकर x.com रख दिया। एलॉन अभी भी यही चाहते हैं कि उनका x.com एक सोशल नेटवर्क साइट होने के साथ साथ पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म भी बनी रहे। एलॉन हमेशा से ही मार्स पे ह्यूमन कॉलोनी बनाने का सपना देखते रहे हैं। उन्होंने एक रॉकेट बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर किया और देखा कि रॉकेट बनाने के लिए सिर्फ मेटल और फ्यूल चाहिए, जो बहुत महंगा नहीं है। एलॉन नासा की वेबसाइट पर गए और उन्हें पता चला कि नासा का अभी मार्स पर जाने का कोई प्लान नहीं है। इंसान 1969 में चांद पर पहुंचा था, लेकिन अभी हम मार्स तक नहीं पहुंचे थे। एलॉन ने पब्लिक लाइब्रेरी में रॉकेट इंजीनियरिंग के बारे में रिसर्च की। उन्होंने एक्सपर्ट्स बुलाकर उनसे उनके इंजन मैन्युअल्स उधार लिए। इसके अलावा उन्होंने मार्स सोसाइटी की डिनर पार्टी भी अटेंड की। ये 2001 था। एलॉन उस वक्त 31 साल के थे। उन्हें जिप2 और पेपल से हटा दिया गया था। अब वो रॉकेट्स बनाकर इंसानों को मार्स पर लाना चाहते थे। उनका बचपन से ही साइंस फिक्शन से प्यार रहा था और वो अ हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी के वो बहुत बड़े फैन थे। 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर गए थे, लेकिन नासा ने 2011 में अपने स्पेस शटल मिशंस बंद कर दिए थे। एलॉन ने सोचा, क्या हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम चांद तक गए और उसके बाद हमने हार मान ली? एलॉन मानते हैं कि मार्स में कॉलोनीज बनाना ह्यूमन कॉन्शियसनेस और सिविलाइजेशन दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन ये दुनिया क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर या किसी एस्टेरॉयड की वजह से ख़त्म हो जाएगी। मैथमेटिकली देखा जाए तो ये बात लॉजिकल लगती है कि यूनिवर्स में हमारे अलावा और भी कई सिविलाइजेशंस हो सकती हैं, जबकि ठोस सबूतों की कमी की वजह से हम ये मान सकते हैं कि ह्यूमन रेस ही अकेली कॉन्शियस बीइंग है। तो एलॉन ये मानते हैं कि हमें अपनी सिविलाइजेशन को प्रिजर्व रखने के लिए मार्स में इंसानों की बस्ती बसानी पड़ेगी। वो लॉस एंजलिस चले गए क्योंकि बोइंग और लॉकहीड जैसी बड़ी एरोस्पेस कंपनीज वहीं पर थी। ऐसे में एलॉन के लिए अपनी नई कंपनी के लिए इंजीनियर्स रिक्रूट करना आसान हो जाता। उस समय एलॉन जस्टिन विल्सन के साथ शादी कर चुके थे, जिसके चलते एलॉन यूएस सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे। 2002 में उन्होंने लॉस एंजलिस में ओथ टेकिंग सेरेमनी ज्वाइन की थी। एलॉन ने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के पास एक होटल में रॉकेट इंजीनियर से मिलना स्टार्ट कर दिया था। उन्हें मार्स सोसाइटी के जिम कॉन्ट्रेल के बारे में पता चला। जिम पहले यूएस रशियन प्रोग्राम में काम कर चुके थे, जहां उनका काम मिसाइल्स को डीकमीशन करना था। इसके बाद वो लोग पुराने रॉकेट्स खरीदने रशिया गए, लेकिन रशियंस के साथ नेगोशिएशंस का एक्सपीरियंस काफ़ी खराब रहा था, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कीमत मांग रहे थे। एक रशियन ने तो एलॉन के मुंह पर ही उनकी बेइज्जती कर दी। रशिया से पुराने रॉकेट्स खरीदने का आइडिया फ्लॉप हो गया था, इसलिए एलॉन ने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल शुरुआत से रॉकेट्स बनाएंगे। उन्होंने रॉ मटेरियल्स जैसे मेटल, फ्यूल और कार्बन फाइबर की कॉस्ट कैलकुलेट की। एलॉन को रियलाइज हुआ कि मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के चलते तैयार माल की कीमत रॉ मटेरियल्स के मुकाबले 50 गुना ज़्यादा पड़ेगी। उन्हें लगा कि रॉकेट टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से बदलाव लाने की ज़रूरत है। एलॉन ने जिम कॉन्ट्रेल और माइक ग्रिफिन, एरोस्पेस इंजीनियर जो उनके साथ रशिया गए थे, उन्हें बताया कि वो खुद से रॉकेट्स बना सकते हैं। एलॉन ने उन्हें अपनी कैलकुलेशंस दिखाईं और अपनी नई कंपनी ज्वाइन करने को कहा। एलॉन के दोस्तों ने उन्हें काफ़ी मना किया और कहा कि अगर रॉकेट काम नहीं करेंगे उनका सारा पैसा डूब जाएगा। उनमें से एक दोस्त ने उन्हें रॉकेट्स एक्सप्लोड होने के कई सारे वीडियोज़ भी दिखाए, लेकिन एलॉन नहीं माने। स्पेस एक्सप्लोरेशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन का सर्वाइवल उनके लिए पैसे से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो अपनी जिप2 और पेपाल की सारी कमाई इन्वेस्ट करने को तैयार थे। एलॉन ने सोचा कि उन्हें ऐसे रॉकेट्स बनाने चाहिए जिनका प्रॉफिटेबल और प्रैक्टिकल पर्पस हो, ताकि उनकी कंपनी डूबे नहीं। वो अपने रॉकेट्स गवर्नमेंट्स और कंपनीज को सैटेलाइट्स इंस्टॉल करने के लिए ऑफर करेंगे। इसके अलावा वो छोटे रॉकेट से शुरुआत करेंगे जिससे बनाने की लागत कम आए। माइक ग्रिफिन ने एलॉन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कई सालों बाद नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बने। इस बीच जिम कॉन्ट्रेल ने कॉम्पेंसेशन की मांग की, जो एलॉन को मंजूर नहीं था। इस तरह एलॉन कंपनी के चीफ इंजीनियर बन गए। उन्होंने 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को रजिस्टर किया। शुरुआत में वो उसे शॉर्ट में SET के नाम से बुलाते थे। कुछ महीनों बाद एलॉन को SpaceX नाम ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि X उनका फेवरेट लेटर था। टॉम म्यूलर एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, जो पहले TRW, वो कंपनी जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का रॉकेट इंजन बनाया था, में काम कर चुके थे। वो बचपन से ही होममेड रॉकेट्स बनाते आ रहे थे। टॉम रिएक्शन रिसर्च सोसाइटी के मेंबर थे। उन्होंने एक नॉन प्रोफेशनल रॉकेट भी बनाया था, जो उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट था। टॉम और एलॉन जनवरी 2002 में मिले थे। एलॉन ने मिलते ही टॉम से कई सारे टेक्निकल सवाल कर डाले। कुछ सवाल यूं थे कि इस नॉन प्रोफेशनल रॉकेट में कितना फोर्स है? टॉम ने जवाब दिया 13,000 पाउंड्स। क्या तुमने इससे बड़ा रॉकेट बनाया है? टॉम ने बताया कि वो TR-106 पर काम कर चुके हैं, जिसमें 6,50,000 पाउंड्स का फोर्स था। एलॉन ने पूछा कि क्या वो TR-106 जितना बड़ा रॉकेट इंजन बना सकते हैं?
टॉम ने कहा कि उन्होंने इग्निटर और इंजेक्टर खुद बनाया था और उन्हें पंप सिस्टम की भी अच्छी जानकारी है। वो टीम की मदद से बाकी सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। एलॉन ने जब पूछा कि इसमें कितना खर्चा आएगा तो टॉम ने बताया कि $12 मिलियन। वो इस बात के लिए राजी हुए कि रॉकेट के फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए वो लोग केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। एलॉन ने टॉम को स्पेसएक्स में हेड ऑफ प्रपल्शन बना दिया, जहां उनकी जिम्मेदारी थी रॉकेट इंजन को डिजाइन करना। TRW में लोग रिस्क लेने से डरते थे। टॉम की वाइफ ने उन्हें बोल दिया था कि उन्हें स्पेसएक्स ज्वाइन ना करने का पछतावा होगा, इसलिए टॉम ने एलॉन को 2 साल की सैलरी एस्क्रो में डालने को बोला। एलॉन मान तो गए, लेकिन टॉम को एक को फाउंडर कंसिडर कर लिया। वो इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि एक को फाउंडर कभी भी गारंटी नहीं मांगेगा। एलॉन ने कई और इंजीनियर्स को भी हायर कर लिया था। इसके बाद उन्होंने स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर्स और फैक्ट्री के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के पास एक पुराना वेयरहाउस मिल गया। एलॉन का यह मानना था कि इंजीनियरिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम्स को आपस में मिलकर एक ही जगह पर काम करना चाहिए, ताकि वो लोग एक दूसरे से आसानी से पूछ सकें कि तुमने ये ऐसे क्यों किया या वैसे क्यों किया, और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एडजस्टमेंट्स करके एक दूसरे की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। कई बार डिज़ाइनर्स या इंजीनियर के आइडियाज़ इतने मुश्किल होते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करना या मैन्युफैक्चर करना मुश्किल हो जाता है। एलॉन हमेशा से ही एक बड़े रिस्क टेकर रहे हैं। वो अपनी टीम्स को इम्पॉसिबल डेडलाइंस और गोल्स दिया करते हैं, लेकिन अंत में वो गोल्स वो लोग अचीव कर लेते हैं। उन्हें अपनी टीम में सिर्फ वही लोग चाहिए जो 100% डेडिकेटेड हों। अगर कोई उनसे कह दे कि ये काम नहीं हो सकता तो एलॉन उस पर चिल्ला पड़ते हैं या उसी वक्त उसे काम से निकाल देते। एलॉन ने स्पेसएक्स के पहले रॉकेट का नाम फॉल्कन 1 रखा, स्टार वॉर्स के स्पेसशिप की तरह। फर्स्ट स्टेज इंजन को मर्लिन नाम दिया गया, जबकि सेकंड स्टेज का नाम कैस्ट्रल रखा। ये सारे फॉल्कन बर्ड की स्पीशीज के नाम हैं। एलॉन हमेशा से ही कॉस्ट कम करने की फिराक में रहते थे। हालांकि उन्हें ये डर नहीं था कि उनके पैसे डूब जाएंगे, बल्कि वो कॉस्ट इफेक्टिव बनना चाहते थे। वो इम्प्रोवाइज्ड सॉल्यूशंस ढूंढते थे और चाहते थे कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। एलॉन सप्लायर से माल खरीदने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। एरोस्पेस सप्लायर से खरीदे गए पार्ट्स किसी कार सप्लायर से खरीदे पार्ट्स के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा महंगे थे। एक बार फॉल्कन 1 को एक वॉल्व की ज़रूरत थी और सप्लायर ने कहा कि एक वॉल्व $25,000 का पड़ेगा। एलॉन ने कहा यह तो बेवकूफ़ी है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब से स्पेसएक्स खुद अपने लिए वॉल्व बनाएगा। टीम कुछ ही महीनों के अंदर कम बजट में वॉल्व्स बना सकती थी। एक और एग्जाम्पल है जब फॉल्कन 1 को इसके अपर इंजन के लिए एक्चुएटर की ज़रूरत पड़ी। सप्लायर ने कहा कि एक एक्चुएटर $1,20,000 का पड़ेगा। एलॉन ने अपनी टीम को बोला कि एक्चुएटर गैराज डोर ओपनर का कॉम्प्लेक्स वर्जन है और कुछ नहीं, जिसे कोई भी स्पेसएक्स इंजीनियर सिर्फ $5,000 में बना देगा। एलॉन को वो सप्लायर्स पसंद नहीं थे जो अपने प्रोडक्ट्स का ज़्यादा रेट मांगते थे। इसलिए स्पेसएक्स ने कुछ ही सालों में अपने रॉकेट कंपोनेंट्स का 70% खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। एलॉन ने एक बार टॉम से पूछा कि फर्स्ट मर्लिन इंजन्स का वजन कितना था। टॉम ने जवाब दिया 1000 पाउंड्स। एलॉन ने कहा कि टेस्ला की मॉडल एस इंजन 4000 पाउंड्स वजनी है और उन्हें बनाने की लागत आती है $30,000। उन्होंने टॉम से पूछा, मॉडल एस इंजन 4 गुना ज्यादा हैवी है, तुम्हारी लागत इतनी ज्यादा क्यों है? एक वजह यह थी कि रॉकेट कंपोनेंट्स के मामले में नासा और यूएस मिलिट्री के कई सारे नियम और कानून थे। एलॉन ने उन सबको रिजेक्ट किया। उन्होंने सिर्फ लॉ ऑफ फिजिक्स फॉलो किए, उसके अलावा उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाए। जब भी कोई किसी रिक्वायरमेंट का जिक्र करता, एलॉन उस इंसान का नाम पूछते जिसने वो रिक्वायरमेंट दी होती। उनके एम्प्लॉइज जवाब में द लीगल डिपार्टमेंट या द मिलिट्री नहीं बोल सकते थे। एलॉन ने उन्हें कहा था कि इन रिक्वायरमेंट्स को रिकमेंडेशंस की तरह ट्रीट किया जाए। एलॉन के अंदर हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अर्जेंसी रही है। वो हमेशा चाहते हैं चीज़ें पूरी हों। उन्हें खाली बैठना पसंद नहीं है। वो हमेशा ओवर टाइम करते हैं और उन्हें छुट्टियां लेने से नफरत है। एलॉन अक्सर सुबह तक काम करते रहते हैं और ऑफिस के अंदर ही सो जाते हैं। देर रात तक जागने के लिए वो खूब सारा रेड बुल पीते हैं। वो हमेशा प्रोडक्टिव बने रहना चाहते हैं। टॉम ने एक बार मर्लिन इंजन्स को कंप्लीट करने के लिए एक अग्रेसिव शेड्यूल बनाया था, लेकिन एलॉन के लिए यह भी उतना फास्ट नहीं था। उन्होंने टॉम से कहा कि टाइमलाइन को काट कर आधा करें। ये बेवकूफ़ी है, इसमें इतना टाइम कैसे लग सकता है? बाद में टॉम और उनकी टीम ने आधे टाइम में ही काम पूरा कर लिया था। इससे टॉम समझ गए थे कि एलॉन को कभी भी ना नहीं बोलना है। टॉम कहते थे, बस इतना बोल दो कि तुम ट्राई कर सकते हो और बाद में समझाओ कि तुम क्यों नहीं कर पाए। एलॉन के अनरियलिस्टिक डेडलाइंस और गोल्स स्टीव जॉब्स की रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड की तरह हैं। कई बार स्पेसएक्स टीम एलॉन के टारगेट्स पूरे करने में नाकामयाब रहती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिस्ट्री में सबसे कम लागत वाले और सबसे कूल रॉकेट्स बनाकर दिखा दिए। अर्जेंसी और कोस्ट इफेक्टिवनेस के अलावा एलॉन अपनी गलतियों से सीखने में काफ़ी यकीन रखते हैं। उनका मंत्र है फेल फास्ट,
यानी स्पेसएक्स रॉकेट्स तुरंत प्रोटोटाइप होते हैं, लॉन्च होते हैं, फिक्स किए जाते हैं और दोबारा फिर से लॉन्च किए जाते हैं जब तक कि वो एक्सप्लोड ना हो जाए। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वो लोग कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, तुरंत अपनी गलतियों से सबक लेते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। एलॉन कोई मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करते कि उन्हें एक नए इंजन को कितने घंटों तक टेस्ट करना होगा। उन्होंने अपनी टीम को बोला है कि इंजन को रॉकेट में रखो और एक बार जब ये टेस्ट स्टैंड पर काम कर जाए तो लॉन्च कर दो। टॉम ने एलॉन से कहा कि उन्हें कैलिफोर्निया से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट स्पेस एक्स के सर्टिफिकेशंस में देरी कर रही थी। वो लोग एक बैंकक्रप्ट कंपनी बेल एरोस्पेस के फॉर्मर एम्प्लॉय जो से मिले। जो ने उन्हें टेक्सास में खाली पड़ी टेस्ट साइट दिखाई। एलॉन और टॉम ने बेल के 110 फीट लंबे ट्राइपॉड को डेजर्ट में देखा। वो लोग हैरान हो गए क्योंकि जो कुछ उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया। एलॉन ने जो को वहीं पर हायर कर लिया और पर ईयर $45,000 के रेंट पर टेक्सास टेस्ट साइट लीज पर ले ली। उसके बाद से टॉम और बाकी इंजीनियर्स ने जल्द से जल्द रॉकेट इंजन्स लॉन्च कर दिए। मार्च 2003 में इंजन के थ्रस्ट चेंबर्स में 3 क्रैक्स आ गए थे। एलॉन ने इंजीनियर्स को बोला कि उन्हें फिक्स कर दें क्योंकि वो लोग उन्हें फेंक नहीं सकते थे। उन्हें एक क्रिसमस पार्टी अटेंड करनी थी लेकिन एलॉन पूरी धात एपॉक्सी लगाकर क्रैक्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। जब प्रेशर अप्लाई किया गया तो एपॉक्सी काम नहीं आई। एलॉन का अंदाजा गलत साबित हुआ। इंजीनियर्स को चेंबर्स को रीडिज़ाइन करना पड़ा और फॉल्कन 1 का फर्स्ट लॉन्च 4 महीने के लिए डिले करना पड़ा। लेकिन जो भी हो, एलॉन ने इंजीनियर्स को रिस्क लेने के लिए और हमेशा इम्प्रोवाइज्ड सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया है। स्पेस एक्स पार्ट 3 में इस एलन का नाम ग्वेन शॉर्टवेल था, जो स्पेस एक्स की मौजूदा COO हैं। वो उन गिने चुने लोगों में हैं जिनके साथ एलन की अच्छी रिलेशनशिप थी। ग्वेन एलन को समझती हैं क्योंकि उनके एक्स हस्बैंड को एस्पर्जर्स सिंड्रोम था। एलन की फैमिली और कलीग्स को भी यही लगता था कि उन्हें एस्पर्जर्स सिंड्रोम है, हालांकि उन्हें कभी फॉर्मली डायग्नोज नहीं किया गया था। एस्पर्जर्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में शामिल कंडीशंस में से एक है। ग्वेन कहती हैं कि एलन सोशल क्यूज को नहीं समझते और उनमें एम्पैथी की कमी है। कई बार वो लोगों को कुछ चुभने वाली बातें बोल देते हैं क्योंकि वो अपने मिशन को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। दूसरों की तरह ग्वेन एलन को ये उन्हें बताने से नहीं डरती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ग्वेन ने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और वो माइक्रोकॉस्म.इंक में हेड ऑफ स्पेस सिस्टम सेल्स के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनका एक कलीग हेंस कोनिग्समन एक जर्मन इंजीनियर था। हेंस रॉकेट लॉन्चिंग के शौकीन एलन से एक इवेंट में मिले थे। वो स्पेस एक्स के चौथे एम्प्लॉय बने, जबकि ग्वेन स्पेस एक्स की 11वीं एम्प्लॉय और बिजनेस डेवलपमेंट की वाइस प्रेसिडेंट थीं। 2003 में एलन और ग्वेन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वॉशिंगटन गए थे। उन्होंने छोटे टैक्टिकल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑफर की जो सैनिकों को तुरंत डेटा और इमेज फीड्स उपलब्ध करा सकती थी। ये कॉन्ट्रैक्ट डील उन्होंने 3.5 मिलियन में फाइनल की थी। ये स्पेस एक्स का सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट था। दिसंबर में एलन ने नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम के बाहर फॉल्कन 1 खरीदा। स्पेस एक्स इंजीनियर्स ने 7 स्टोरी रॉकेट को लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन तक लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेलर बनाया। फॉल्कन 1 की इंडिपेंडेंस एवेन्यू में परेड कराई गई। इसने नासा के एडमिनिस्ट्रेटर शीन ओ कैफे को बड़ा इम्प्रेस किया। उनके एक डेप्यूटी ने रिपोर्ट दी कि स्पेस एक्स में काफ़ी पोटेंशियल है। एलन ने नासा के डेप्यूटी लियाम सार्सफील्ड के साथ फ्रेंडली ईमेल्स एक्सचेंज की, लेकिन फरवरी 2004 में नासा ने एक और रॉकेट कंपनी किसलर एरोस्पेस के साथ $227 मिलियन की डील फाइनल कर ली। इस बात से एलन नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने बिना किसी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के ये फैसला लिया था। एलन को लगता था कि स्पेस एक्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सप्लाईज भेज सकता है। सार्सफील्ड ने एक्सप्लेन किया कि नासा ने किसलर को इसलिए चुना क्योंकि ये कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच चुकी थी। एलन इस बात से चिढ़ गए क्योंकि उन्हें लगता था कि नासा का काम इनोवेशन को प्रमोट करना है, ना कि बैंक्रप्ट कंपनीज को बचाना है। इस वजह से एलन ने नासा को स्यू कर दिया। उन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि नासा फ्यूचर में स्पेस एक्स को बैन कर देगी। वो केस जीत गए और कोर्ट ने नासा को कॉम्पिटिटिव बिडिंग का ऑर्डर दिया। नासा और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एक नया सैटेलाइट या रॉकेट बनाना। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बोइंग या लॉकहीड को कॉन्ट्रैक्ट्स देती है जो सारे खर्चे पे करे और प्रॉफिट की गारंटी दे सके। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही स्टैंडर्ड रहे हैं। इन्हें ये दिखाने के लिए इंप्लीमेंट किया जाता था कि कॉन्ट्रैक्टर्स को वॉर से प्रॉफिट नहीं होता। एलन ने सीनेट में सिस्टम को चैलेंज किया। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स तब भी कंपनीज को पे करती हैं जब प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। वो प्रोजेक्ट्स को कभी पूरा ना करके और उन्हें ओवर प्राइस करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। एलन ने एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया।
स्पेसएक्स अपना खुद का कैपिटल यूज करके आईएसएस को सप्लाई करने जैसे काम करेगा। कंपनी को तभी पैसा मिलेगा जब ये अपने सारे माइलस्टोन्स पूरे कर लेगी। कंपनी हर चीज को कंट्रोल करेगी, जिसमें डिजाइन और रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल थी। एलन ने कहा कि स्पेसएक्स कॉस्ट एफिशिएंट रॉकेट्स बनाएगा। कंपनी को गवर्नमेंट से पैसा तभी मिलेगा जब रॉकेट्स सक्सेसफुल होंगे। जेफरी ब्राइन जेबी स्ट्रॉबेल विस्कॉन्सिन के एक इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी सिस्टम की पढ़ाई की थी। वो जब कॉलेज में थे, जेबी ने लीड एसिड कार बैटरीज पुरानी पॉश गाड़ी में लगा दी और ये 30 मील चली। एक दिन जेबी ने 6 स्टैनफोर्ड स्टूडेंट्स को ज्वाइन किया जो एक कार रेस में कॉम्पीट कर रहे थे, जिनमें सोलर पावर से चलने वाली कारों का यूज़ किया जा रहा था। उन्होंने लिथियम आयन बैटरीज को यूज़ करने के बारे में सोचा, जो कि आजकल लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है। जेबी ने पूछा, अगर हम 10,000 लिथियम आयन बैटरीज को साथ में इस्तेमाल करें तो क्या होगा? उन्होंने सोचा, एक कार जिसमें 1/2 टन लिथियम आयन बैटरीज यूज़ की जाएं, पूरी यूएस का चक्कर लगा सकती है। अक्टूबर 2003 में जेबी स्टैनफोर्ड में एक सेमिनार में गए जहां एलॉन स्पीकर थे। एलॉन ने पिछले साल ही स्पेसएक्स शुरू की थी। जेबी ने इवेंट के बाद उनसे बात की और एलॉन ने उन्हें स्पेसएक्स फैक्ट्री में आने के लिए इनवाइट किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए लिथियम आयन बैटरीज के इस्तेमाल के बारे में डिस्कस किया। एलॉन पहले ही सस्टेनेबल एनर्जी में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने जेबी को बताया कि वो $10,000 इन्वेस्ट करेंगे। जेबी के सुझाव पर वह एसी प्रोपल्शन कंपनी के फाउंडर से मिले, जो खुद भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाना चाहते हैं। एसी प्रोपल्शन कंपनी के फाउंडर्स एलॉन कोकोनी और टॉम गेज थे। उन्होंने फाइबर ग्लास से एक प्रोटोटाइप बनाया, T0। एलॉन ने देखा कि T0 में दरवाजे या छत नहीं थी, लेकिन जब टॉम गेज ने उन्हें राइड दी तो वो काफ़ी इम्प्रेस्ड और एक्साइटेड हुए। एलॉन ने कहा, T0 दुनिया बदल सकता है। अब क्योंकि एक को बनाने की लागत $70,000 पड़ रही थी, तो एलॉन का मानना था कि कार देखने में खूबसूरत और फास्ट होनी चाहिए। वो इसे एक महंगी स्पोर्ट्स कार के तौर पर बनाने की कल्पना करने लगे। हालांकि टॉम गेज किसी सस्ती, स्लो और बॉक्स शेप्ड कार से शुरुआत करना चाहते थे। एलॉन का लॉजिक था कि उन्हें शुरुआत किसी हाई प्राइस्ड मॉडल से करनी चाहिए और बाद में जब वो लोग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेंगे तो मास मार्केट के लिए कार ऑफर कर सकते हैं। एलॉन सबको ये प्रूव कर देना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक कार भी पावरफुल और कूल हो सकती है। उन्होंने T0 को कमर्शलाइज करने की परमिशन मांगी और टॉम गेज मान गए। उन्होंने एलॉन को एसी प्रोपल्शन में अपने 2 फॉर्मर कलीग से मिलवाया, जिनके पास ऐसा ही एक मिलता जुलता आइडिया था। ये दोनों कॉलीग्स थे मार्टिन एब्रहार्ड और मार्क टारपेनिंग। वो लोग टेस्ला मोटर्स के नाम से पहले ही अपनी कंपनी रजिस्टर कर चुके थे। एलॉन से मिलने से पहले मार्टिन ने टॉम गेज को $1,50,000 ऑफर किए ताकि वो लीड एसिड बैटरीज के बजाय लिथियम आयन बैटरीज यूज करें। टॉम गेज ने सितंबर 2003 में प्रोटोटाइप T0 फिनिश कर लिया था। T0 3.6 सेकंड्स में 0 से 60 तक पहुंच सकता था। इसकी रेंज 300 मील थी। मार्टिन टॉम गेज को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ और कार बनाएं, या फिर कम से कम उनके लिए तो एक कार बना ही दें, लेकिन टॉम हिचकिचा रहे थे। इसीलिए मार्टिन ने टेस्ला मोटर्स शुरू की और एसी प्रोपल्शन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का लाइसेंस ले लिया। मार्टिन और उनके फ्रेंड मार्क ने 2 सीट स्पोर्टी रोडस्टर बनाने का प्लान किया, जो इलेक्ट्रिक कारों को लेकर लोगों की सोच बदल दे। इसमें एक इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होगा, जिसे निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था। इसीलिए उन्होंने कंपनी का नाम भी उन्हीं के ऊपर रखा था। मार्टिन के पास नाम और आइडिया थे, लेकिन उनके पास फंडिंग की कमी थी। मार्टिन और मार्क ने एलॉन को तब देखा था जब वे 2001 में मार्स सोसाइटी की एक मीटिंग में आए थे और स्पीच दी थी। उन्होंने एलॉन को एक ईमेल लिखा और उनसे मिलने स्पेसएक्स चले गए। उनकी मीटिंग आधे घंटे की होनी थी, लेकिन एलॉन बातों में इतना बिजी हो गए कि वो अपने असिस्टेंट से कहकर बार बार दूसरी मीटिंग्स कैंसिल करवाते रहे। उन्होंने T0 और बिजनेस प्लान को लेकर मार्टिन और मार्क से कई सारे सवाल भी किए। अगली मीटिंग के लिए उन्होंने तय किया कि एलॉन बोर्ड ऑफ चेयरमैन होंगे और पहली फाइनेंसिंग के लीडर भी, जो कि करीब $6.4 मिलियन की थी। मार्क ने नोटिस किया कि एलॉन प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा एक सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कंसर्न्ड थे। एलॉन ने मार्टिन और मार्क को जेबी स्ट्रॉबेल के साथ टच में रहने को कहा। मार्टिन CEO बन गए और जेबी बने CTO। टेस्ला मोटर्स में मार्टिन के कलीग इयान राइट COO बन गए। अगले कुछ ही सालों में उनके आपसी मतभेद और लॉ सूट के चलते उन सबको को-फाउंडर्स बना दिया गया। टेस्ला को सक्सेसफुल बनाने के लिए एलॉन ने जो एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, वो ये था कि उन्होंने कार के की पार्ट्स अलग अलग सप्लायर्स लेने के बजाय खुद ही बनाने का फैसला किया। आज टेस्ला के पास एक स्मूथ असेंबली लाइन है जो लगभग सारे पार्ट्स बनाती है, बैटरी सेल से लेके कार की बॉडी तक।
हालांकि शुरुआत में इसके ठीक उल्टा था। मार्टिन और मार्क ने पूरे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही आउटसोर्स किया था, जैसा कि उस वक्त ऑटो इंडस्ट्री में ट्रेंड था। हेनरी फोर्ड और उनके कॉम्पिटिटर्स ज्यादातर काम कंपनी के अंदर ही करते थे, लेकिन 1970s के शुरुआती सालों में कार बनाने वाली कंपनियां ज्यादातर एक से ज्यादा सप्लायर्स पर डिपेंड रहती थी। मार्टिन ने डिसाइड किया कि टेस्ला जापान से बैटरीज मंगवाएगी, यूके से कार की बॉडी और एसी प्रोपल्शन से इलेक्ट्रिक मोटर्स। ब्रिटिश कार कंपनी लोटस ने अपने मॉडल एलीज में थोड़ा बहुत बदलाव कर रोडस्टर की बॉडी बनाई। जनवरी 2005 में टेस्ला के इंजीनियर्स ने आउटसोर्स्ड पार्ट्स के साथ रोडस्टर प्रोटोटाइप बनाया। एलॉन ने सोचा कि कम से कम अब ये रियल कार तो लग रही है, T0 की तरह नहीं, इसमें दरवाजे और छत भी थी। जब एलॉन इसमें टेस्ट ड्राइव के लिए गए तो रोडस्टर के एक्सीलरेटर बिना आवाज किए तेजी से दब गए। उन्होंने टेस्ला में $9 मिलियन और इन्वेस्ट कर दिए। एलॉन अब खुद को रोक नहीं पाए, बल्कि वो इंजीनियरिंग और डिजाइन डिसीजन के साथ और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। वो मॉडल्स चेक करने के लिए और सजेशंस के लिए महीने में 2 बार लॉस एंजलिस गए। लेकिन ये अप्लाई नहीं हो सके, क्योंकि लोटस चैसीज या बेस फ्रेम में पहले से क्रैश टेस्ट सर्टिफिकेशंस थे। अगर टेस्ला बहुत सारे चेंजेस करता तो उन्हें नई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता और उन्हें अपने क्रैश टेस्ट्स पास करने पड़ते। एलॉन का कंसर्न था कि अगर इलेक्ट्रिक कार देखने में भद्दी हुई तो वो उन्हें $100,000 में नहीं बेच पाएंगे। उन्होंने कहा कि रोडस्टर का दरवाज़ा बहुत छोटा है। उन्होंने कहा कि इस कार में घुसने के लिए या तो इंसान बौना हो या फिर नट। एलॉन खुद 6 फुट 2 इंच लंबे हैं और उन्हें अंदर घुसने के लिए कमर और घुटने मोड़ने पड़े थे। उन्होंने सुझाव दिया कि सीट्स थोड़ी और चौड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके कूल्हे फिट नहीं आ पा रहे हैं। एलॉन को लोटस एलिस के हेडलाइट्स भी थोड़े भद्दे लगे। उनमें कोई कवर या शील्ड्स नहीं थी। एलॉन का यह मानना था कि हेडलाइट्स कार की आंखें होती हैं, इसलिए हेडलाइट्स हमेशा खूबसूरत होनी चाहिए। एलॉन कार की एक्सटीरियर बॉडी और डोर हैंडल्स को लेकर भी थोड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि रोडस्टर की बॉडी को स्ट्रॉन्गर कार्बन फाइबर से बनाया जाना चाहिए और डोर हैंडल्स इलेक्ट्रिक होने चाहिए। एलॉन बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते थे। कई बार उनके सुझाव ऐसे होते थे कि जिनकी वजह से काम वक्त पर पूरे नहीं हो पाते थे, या ज़्यादा कॉस्ट आती थी, या और कुछ परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन उनका मकसद रोडस्टर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना था ताकि लोग उसे खरीदें। मई 2006 में टेस्ला में 70 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे थे और उन्हें और फंडिंग की ज़रूरत थी। एलॉन ने अपने दोस्तों को इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना शुरू किया, जिसमें गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन भी शामिल थे। उन्होंने सिकोया कैपिटल की बड़ी वेंचर कैपिटल को प्रपोज किया, जिसने कई साल पहले X.com को फंड किया था। हालांकि उनके लीडर माइकल मॉरिट्स का ये मानना था कि टेस्ला टोयोटा को कभी पछाड़ नहीं सकती है। बल्कि एलॉन ने वैंटेज पॉइंट कैपिटल के साथ $40 मिलियन में एक डील क्लोज कर ली थी। उनके लीडर एलन साल्जमैन एलॉन के साथ मार्टिन एबरहार्ट की दुश्मनी को लेकर कंसर्न थे। टेस्ला की फंडिंग राउंड की प्रेस रिलीज में मार्टिन और मार्क को को-फाउंडर्स बताया जा रहा था। उसमें एलॉन को सिर्फ एक इन्वेस्टर और बोर्ड के लीडर के रूप में बताया गया। एलॉन ने टेस्ला के पब्लिक रिलेशंस फर्म PCGS को बोला कि अगर दोबारा ये गलती हुई तो उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। एलॉन हमेशा से ही अपने काम का क्रेडिट लेना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें एक ऐसा इंसान समझें जिसे खानदानी दौलत मिली है, या फिर वो फाउंडर कहलाना डिजर्व नहीं करते हैं। ये उनके साथ पेपैल में हुआ था। इस मामले को वो बाद में कोर्ट में लेकर गए थे। रोडस्टर को पब्लिक करना ये प्रूव करता था कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ गोल्फ कार्ट्स के लिए नहीं है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और जॉर्ज क्लूनी दोनों ने अपने लिए एक कार का ऑर्डर दे दिया था और एडवांस में $100,000 भी पे कर दिए थे, जबकि जनरल मोटर्स ने अपनी अनसक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार EV1 की प्रोडक्शन बंद कर दी थी। उन्होंने प्रोटोटाइप बना लिया था। इसके बाद उन्हें अब कार प्रोड्यूस करनी थी, खासकर जबकि उन्हें अब ऑर्डर्स और फुल पेमेंट्स मिलने लगी थी। स्टार्टिंग में रोडस्टर की प्रोडक्शन कॉस्ट $50,000 थी, लेकिन एलॉन के चेंजेस के बाद यह बढ़कर $83,000 हो गई। वो मार्टिन को बताए बिना यूके चले गए और वहां जाके लोटस फैक्ट्री गए। एलॉन को पता चला कि लोटस टीम 2007 के खत्म होने से पहले रोडस्टर चैसीज मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगी। वो लोग शेड्यूल से 8 महीने पीछे थे। उन्होंने एलॉन को बहुत सी दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। इसके बाद एलॉन जब रोडस्टर के कार्बन फाइबर पैनल्स, डोर्स और फेंडर्स के सप्लायर्स के पास गए तो पता चला सब गड़बड़ हो रहा है। जुलाई 2007 तक रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़कर पर कार $110,000 हो चुकी थी और टेस्ला के पास कैश की कमी थी। इसलिए एलॉन ने एक इमरजेंसी स्वॉट टीम बुलाने का फैसला किया। उनके क्लोज फ्रेंड अंटोनियो ग्रेशियस एक वेंचर कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर थे। उनकी फर्म वेलर मैनेजमेंट ने टेस्ला के शुरुआती फंडिंग राउंड्स में पैसा लगाया था। जब एलॉन ने उनसे मदद मांगी तो एंटोनियो ने अपनी फर्म के पार्टनर टिम वॉटकिंस को बुलाया।
टिम एक रोबोटिक्स इंजीनियर और फैक्ट्री स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने अंटोनियो को स्विट्जरलैंड में उनकी फैक्ट्री फिक्स करने में हेल्प की थी। स्विट्जरलैंड का लॉ कहता है कि वर्कर 16 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, इसलिए टिम ने रोबोट्स बनाए जो इंसानों के ऑपरेट किए बिना ही खुद से फैक्ट्री में काम कर सकें। फैक्ट्री 24/7 खुली रहती थी क्योंकि इंसानों की 2 8 घंटों वाली शिफ्ट्स को रोबोट्स की 4 घंटों वाली शिफ्ट से सेपरेट किया गया था। इस बीच कंपनी जो रोडस्टर के कार्बन फाइबर पैनल्स, डोर्स और फेंडर्स बनाती थी, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये एलॉन की डिमांड्स हैंडल नहीं कर पा रही थी। टिम और एलॉन ने फ्रांस में एक कंपनी खोली जो उनके साथ काम करने को तैयार थी। एलॉन ने फ्रेंच एम्प्लॉयज़ को बोला कि वो वेकेशंस या स्ट्राइक पर ना जाएं क्योंकि टेस्ला उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। टिम ने फ्रेंच को सिखाया कि अपनी प्रोडक्शन लाइंस को ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए। एलॉन ने टिम को पूरा सिस्टम चेक करने को बोला। टिम ने देखा कि सप्लाई चेन में कई सारी प्रॉब्लम्स थीं। प्रोडक्शन जापान में स्टार्ट हुई जहां लिथियम आयन बैटरी सेल्स बनाए गए थे। एक ब्रिक बनाने के लिए 70 सेल्स वो आपस में जोड़ा गया था। बाद में इन ब्रिक्स को थाईलैंड भेजा गया जहां ट्यूब्स के साथ इन्हें एक बैटरी पैक में असेंबल किया जाता था जो कि एक कूलिंग मैकेनिज्म के तौर पर काम करती थी। बैटरी पैक्स प्लेन से नहीं भेजे जा सकते थे, इसलिए उन्हें इंग्लैंड में लोटस फैक्ट्री तक शिप से डिलीवर किया जाता था। उसके बाद ये बैटरी पैक्स रोडस्टर चैसिस से कनेक्ट कर दिए जाते थे। कार्बन फाइबर पैनल्स फ्रांस से आते थे। फिर कार बॉडीज को बैटरीज के साथ कैलिफोर्निया की टेस्ला फैक्ट्री भेज दिया जाता था। फाइनल असेंबली वहीं पर होती थी जहां इलेक्ट्रिक मोटर और एसी प्रोपल्शन के ड्राइव ट्रेन को अटैच कर दिया जाता था। तो इस तरह रोडस्टर की सप्लाई चेन पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बनती थी। इसके चलते एक बड़ी लॉजिस्टिक्स और कैश फ्लो प्रॉब्लम हो गई। जापान में हर सेल की लागत $1.50 आती थी। एक फुल बैटरी पैक में 9000 सेल्स होते थे जिनकी लागत आती थी $15,000, जिसके अंदर लेबर भी शामिल थी। टेस्ला को बैटरी पैक्स के लिए एडवांस पैसा देना पड़ता था, जबकि तैयार प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक पहुंचने में 9 महीने लगते थे। इसलिए आउटसोर्सिंग पैसे सेव करने के हिसाब से सही आइडिया था, लेकिन इससे कैश फ्लो की समस्या खड़ी हो जाती थी। एलॉन इसे डम्पस्टर फायर ऑफ स्टूपिडिटी कहा करते थे। जब उन्होंने मार्टिन से इसके बारे में सवाल किया तो उन्हें पता चला कि टेस्ला के पास रोडस्टर के मटेरियल्स का कोई बिल ही नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मार्टिन के पास हर एक पार्ट का ना तो कंप्लीट रिकॉर्ड था, ना ही इस बात की कोई जानकारी थी कि हर एक पार्ट कितने का पड़ता है। जब टिम ने हिसाब लगाया तो पता चला कि एक रोडस्टर की असली प्रोडक्शन कॉस्ट $1,20,000 से $1,40,000 पड़ती थी। अगर वो सप्लाई चेन को चेंज नहीं करेंगे, टेस्ला का सारा कैश खत्म हो जाएगा, जिसमें कस्टमर्स की एडवांस पेमेंट्स भी शामिल थी। साफ और सीधे तौर पर मार्टिन ने अपनी गलती मान ली। उन्हें मार्टिन की यूके ट्रिप की जानकारी मिल चुकी थी और यह भी पता चला कि एलॉन किसी को ढूंढ रहे हैं जिसे वो मार्टिन के बदले सीईओ बना सकें। उन्हें रिप्लेसमेंट ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि एलॉन को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा था। अगस्त 2007 में टेस्ला बोर्ड की मीटिंग रखी गई। एलॉन ने मार्टिन को रोडस्टर की रियल प्रोडक्शन कॉस्ट को लेकर घेर लिया। उन्होंने कहा कि मार्टिन ने उनसे झूठ बोला। ये एक ऐसा इल्ज़ाम था जो एलॉन उन पर अक्सर लगाया करते थे। मार्टिन ने ऑथर वॉल्टर आई जैक्सन से इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उस वक्त उन्हें काफ़ी बुरा लगा था। उन्होंने कहा, एलॉन दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वो मुझ पर झूठे होने का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे थे। मार्टिन ने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है मैंने और मार्क ने गलत एस्टिमेट किया हो, लेकिन हमने कभी इस बारे में झूठ नहीं बोला। बोर्ड मीटिंग के कुछ दिन बाद एलॉन ने मार्टिन को कॉल करके बताया कि उन्हें सीईओ की पोजीशन से निकाला जा रहा है। इसके कुछ दिन बाद मार्क टारपेनिंग ने भी कंपनी छोड़ दी। मार्टिन ने टेस्ला फाउंडर्स ब्लॉग नाम से एक वेबसाइट बनाई जहां उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की। एलॉन ने कहा कि मार्टिन के साथ काम करना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। मार्टिन ने उन पर मानहानि का केस कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि टेस्ला, जो कंपनी उन्होंने मार्क और शुरू की थी, उसने एलॉन को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। क्या इतना काफ़ी नहीं है? ये मामला 2009 में एक लीगल सेटलमेंट के साथ खत्म हुआ। 2021 में एलॉन ने कहा कि उन्होंने आज तक जितने लोगों के साथ भी काम किया है, उनमें मार्टिन एबरहार्ट सबसे बुरे हैं। काश मैं उससे कभी मिला ही नहीं होता। एलॉन ने शुरू में टेस्ला का सीईओ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन शुरुआत के पहले 3 कैंडिडेट्स जिन्हें उन्होंने ये पोजीशन दी थी, उनमें से किसी के साथ भी एलॉन की नहीं बनी। फिर अक्टूबर 2008 में वो खुद टेस्ला के ऑफिशियल सीईओ बन गए। एलॉन 1 साल में वो चौथे इंसान थे जिन्हें ये पोजीशन मिली थी। पहली रोडस्टर फरवरी 2008 में बनकर तैयार हुई। एलॉन ने बड़ी खुशी से इसमें पालो आल्टो का चक्कर लगाया। हालांकि कई और कार कंपनीज ये पहले कर चुकी थी और वो सारी अब बैंकरप्ट हो चुकी थी। इसके बाद अगला चैलेंज ये था कि प्रॉफिट कमाने के लिए कार की मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंटली होती रहे। यूएस में सिर्फ एक कंपनी थी जिसने बिना बैंकरप्ट हुए ये करके दिखाया था, और वो थी फोर्ड मोटर्स। बोर्ड मेंबर्स और बाकी टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स ने एलॉन को बोला कि एडवांस पेमेंट्स को एस्क्रो के डाल दें
लेकिन एलॉन ने कहा कि उन्हें ये पैसा यूज करना ही पड़ेगा वरना कंपनी डूब जाएगी। टेस्ला ने 2008 के शुरुआती 6 महीने खींच लिए थे, लेकिन बाद के 6 महीने बड़े मुश्किल बन गए थे। एलॉन ने टेस्ला के एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए अपने परिवार वालों और दोस्तों से फाइनेंशियल हेल्प मांगी। उनके छोटे भाई किम्बल, जो एक शेफ हैं और रेस्टोरेंट के मालिक हैं, 2008 के रिसेशन के दौरान वो खुद बैंकरप्सी के कगार पर थे। किम्बल ने एप्पल के स्टॉक्स में $375,000 इन्वेस्ट कर रखे थे। एलॉन ने उन्हें वो स्टॉक बेचकर सारा पैसा टेस्ला में लगाने को बोला। सर्जी ब्रिन ने भी $500,000 इन्वेस्ट किए। यहां तक कि टेस्ला एम्प्लॉयज़ ने भी एलॉन को पैसे दिए। उनके एक फ्रेंड एंटोनियो ग्रासियास ने उन्हें $1 मिलियन उधार दिए और एक दूसरे फ्रेंड ने, जिसका नाम था बिल ली था, $2 मिलियन इन्वेस्ट किए। टलुला रेले के पेरेंट्स ने एलन की हेल्प करने के लिए अपना घर फिर से गिरवी रखने का ऑफर दिया, लेकिन एलॉन ने कहा कि वो टलुला के पेरेंट्स को तकलीफ नहीं देना चाहता। टलुला उस वक्त एलॉन की मंगेतर थीं। एलॉन ने 2008 में जस्टिन के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया था। टलुला ने कहा कि एलॉन को रात में डरावने सपने आ रहे थे और वो नींद में चिल्लाने लगते थे। वो अपनी कंपनीज को लेकर इतने टेंशन में थे कि आधी रात में उनकी नींद टूट जाती थी और वो उठकर उल्टियां करने लगते थे। एलॉन दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। उनके एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन एलॉन ने कड़े शब्दों में इनकार कर दिया। अगर वो स्पेसएक्स को छोड़ देते तो इंसान कभी मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज नहीं बन पाएगा, और अगर वो टेस्ला को छोड़ते हैं तो इससे सबके पास मैसेज जाएगा कि इलेक्ट्रिक कार का आइडिया फ्लॉप है और सस्टेनेबल एनर्जी इम्पॉसिबल है। ये एलॉन के पास 2 भूख से मर रहे बच्चों जैसा था, और दोनों को बचाने के लिए उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। फाल्कन 1 के पहले 3 लॉन्च अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। एलॉन के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने डिवोर्स लॉयर को पे कर सकें। खुशकिस्मती से उनके पेपाल फ्रेंड्स, जिन्होंने 2000 में उन्हें सीईओ की पोस्ट से बाहर किया था, इस मुश्किल वक्त में उनके काम आए। एलॉन के मन में उनके प्रति कोई शिकायत या कड़वाहट नहीं थी। जब उन्होंने एलॉन को किकआउट किया था तब भी वो शांत रहे। पेपाल माफिया में पेपाल के फाउंडर्स शामिल थे, जो थे पीटर थील और मैक्स लेफ्चिन। एक फ्रेंड ने उन्हें इस बात के लिए मनाया कि वो स्पेसएक्स में इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि एलॉन कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। जब पीटर ने कॉल किया तो उन्होंने चीफ रॉकेट इंजीनियर से बात करने की इच्छा जाहिर की, तो एलॉन ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही हूं। पेपाल माफिया की फर्म द फाउंडर्स फर्म ने स्पेसएक्स में $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए लाइफलाइन साबित हुई, क्योंकि इसके बाद ही एलॉन फाल्कन 1 को चौथी बार लॉन्च करने की कोशिश कर पाए। वो इसे अपने अच्छे कर्म बताते हैं कि वो अपने पेपाल के दोस्तों से उस वक्त नाराज नहीं हुए थे। हालांकि उस वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ था जैसे सीजर की पीठ पर ब्रूटस ने छुरा घोंप दिया हो, लेकिन एलॉन ने कभी भी पीटर या बाकी लोगों का बुरा नहीं चाहा था, और इसी वजह से स्पेसएक्स भी सरवाइव कर पाई। अगस्त 2008 में फॉल्कन 1 की तीसरी कोशिश भी फेल हो गई। एलॉन ने उसके बाद नेक्स्ट लॉन्च का ऑर्डर दिया, जो उसके 6 हफ्ते बाद होना था। ये एक मिशन इम्पॉसिबल की तरह था। स्पेसएक्स की टीम को पहले और दूसरे अटेम्प्ट के बीच 1 साल का वक्त लगा और दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट के बीच 1.5 साल का। फॉल्कन 1 को बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं थी, इसलिए एलॉन ने सोचा कि 6 हफ्ते बहुत हैं। लॉस एंजलिस फैक्ट्री से रॉकेट कंपोनेंट्स को समुद्र के रास्ते शिप से आने में 4 हफ्ते लगने थे। उस समय स्पेसएक्स की लॉन्च साइट पैसिफिक ओशन के बीच क्वाजलेन आइलैंड में थी। लॉन्च डायरेक्टर टिम बज्जा ने कहा कि उन्हें एलन की डेडलाइंस पूरी करने के लिए एक C-17 प्लेन एयरफोर्स से उधार मांगना पड़ेगा। तो एलॉन ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर मांग लेते हैं, और हमेशा की तरह एक बार फिर से एलॉन अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गए। 20 इंजीनियर्स रॉकेट के साथ C-17 प्लेन के अंदर बैठे। वो लोग हवाई में फ्यूल भरने के लिए उतरे थे कि अचानक उन्हें बड़े जोर की एक पॉपिंग साउंड सुनाई दी। उन्होंने देखा कि रॉकेट टैंक की साइड किसी कोक कैन की तरह पिचकती जा रही थी। उनके रैपिड डिसेंट की वजह से टैंक के वॉल्व्स के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इंजीनियर्स ने अपने पॉकेट नाइफ्स निकाले और जल्दी से रैपिंग को काटकर अलग कर दिया। उन्होंने एयरफोर्स पायलट्स को हवा में ऊंचाई पर वापस जाने को बोला। पायलट्स मान गए, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट तक का ही फ्यूल है, इसलिए उन्हें 10 मिनट में वापस नीचे आना पड़ेगा। एक इंजीनियर रॉकेट के फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस के बीच गया और उसने प्रेशराइजेशन लाइन को खोल दिया। इससे हवा को रॉकेट के अंदर जाने का मौका मिल गया और प्रेशर बैलेंस हो गया। रॉकेट की मेटल बॉडी उछलकर वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, लेकिन इसमें अब तक डेंट्स पड़ चुके थे।
इंजीनियर्स ने एलॉन को कॉल किया और सुझाव दिया कि रॉकेट को वापस लॉस एंजलिस की फैक्ट्री भेज दिया जाए, लेकिन एलॉन ने कहा कि उन्हें क्वाजलिन आइलैंड की तरफ ही बढ़ना चाहिए और वहीं पर इसे फिक्स करना चाहिए। टिम बज्जा ने एलॉन के जेट में ज़रूरी इक्विपमेंट्स लोड किए ताकि वो उनके साथ क्वास पहुंच सकें। पहले 3 फेल अटेम्प्ट्स के बाद एलॉन थोड़े केयरफुल हो गए। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल्स और रिस्क रिडक्शन मेथड्स का ऑर्डर दिया, लेकिन उन्होंने इंजीनियर्स को जल्द से जल्द रॉकेट रिपेयर करने को बोला। एलॉन ये शो कर रहे थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं और दूसरों से ज़्यादा रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। अगर चौथा अटेम्प्ट भी फेल हो जाता तो स्पेसएक्स बंद हो जाती और सबको ये लगता कि प्राइवेट कंपनीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में कामयाब नहीं हो सकती। और ऊपर से टेस्ला के सर्वाइवल का भी सवाल था, क्योंकि इसके बाद लोग किसी लूजर की कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचते। 28 सितंबर 2008 में चौथा लॉन्च किया गया। किम्बल ने एलॉन को इनवाइट किया कि अपने बच्चों के साथ डिज्नीलैंड चलकर रिलैक्स करते हैं। शाम के 4 बजे जब काउंटडाउन शुरू हुआ तो एलॉन भी लॉन्च साइट पर पहुंच गए। लॉन्च के 2 मिनट बाद रॉकेट स्टेजेस अलग अलग होने शुरू हो गए। बूस्टर इंजन शटडाउन हो गया और सेकंड स्टेज के रिलीज होने से पहले 5 सेकंड का डिले हुआ। डिले होने के कारण से बम्पिंग होने से बच गया, जिसकी वजह से पहले थर्ड अटेम्प्ट फेल हुआ था। सेकंड स्टेज धीरे धीरे होती रही और जैसी उम्मीद थी वैसी ही हुई। इसके 9 मिनट बाद रॉकेट का पेलोड अर्थ के ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज खुशी से कूदने चिल्लाने लगे। एलॉन ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और किम्बल उनके बगल में खड़े रो रहे थे। फॉल्कन 1 अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला रॉकेट बन गया जिसे किसी प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया था। उस वक्त स्पेसएक्स में सिर्फ 500 एम्प्लॉयज काम करते थे, जबकि बोइंग की राइवल डिवीजन में 50,000 लोग थे। स्पेसएक्स इंजीनियर्स ने सब कुछ खुद डिजाइन किया और बनाया था। कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी या फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं मिली थी। एलॉन हमेशा की तरह हकलाने लगे थे जब वो नर्वस या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। उन्होंने सबको बताया कि ये तो अभी शुरुआत है, अगले साल वो फॉल्कन 9 लॉन्च करेंगे, ड्रैगन कैप्सूल बनाना शुरू कर देंगे और स्पेस शटल मिशन को कंट्रोल में ले लेंगे। एलॉन ने कहा, हम मार्स पर जाएंगे। बाद में एलॉन ग्वेन शॉर्टवेल नासा को प्रपोजल देने ह्यूस्टन गए। एलॉन ने ग्वेन से पूछा कि क्या वो स्पेसएक्स में प्रेसिडेंट बनना चाहेंगी, क्योंकि नासा को ये चिंता थी वो स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। एलॉन ने कहा कि वो सीईओ बने रहेंगे और इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। ग्वेन गवर्नमेंट अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और कस्टमर मैनेजमेंट देखेंगी। ग्वेन ने फौरन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें लोगों के साथ मिलकर काम करना पसंद था, जबकि एलॉन इसमें बिल्कुल अच्छे नहीं थे। 22 दिसंबर 2008 को एलॉन को एक गुड न्यूज़ मिली। नासा ने स्पेसएक्स को आईएसएस के 12 राउंड ट्रिप्स लगाने के लिए $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एलॉन ने जवाब में लिखा, आई लव नासा, यू गाइज आर द बेस्ट। 2008 में स्पेसएक्स की तरह टेस्ला करीब करीब डूबने वाली थी। एलॉन ने अपने मौजूदा इन्वेस्टर्स को $20 मिलियन की सेकंड राउंड इन्वेस्टमेंट के लिए मना लिया। वेंटेज पॉइंट कैपिटल ऑलमोस्ट डील छोड़ने ही वाली थी। इसके लीडर एलन साल्जमैन इस बात से नाराज थे कि टेस्ला ने रोडस्टर के लिए कस्टमर्स की एडवांस पेमेंट्स यूज की थीं। एलॉन ने सोचा कि एलन टेस्ला को बैंक्रप्सी की कगार पर धकेल रहे हैं। उन्होंने एलन को डिकहेड और डूशबैग बोल दिया। एलन ने कहा कि वो सिर्फ ये तसल्ली करना चाहते हैं कि उनकी फर्म के पैसे का सही इस्तेमाल हो। और फाइनली 2008 में क्रिसमस ईव के मौके पर $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हो गई। इसके 2 दिन बाद ही नासा ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। एलॉन ने जर्मन कार कंपनी डेमलर के साथ नेगोशिएशन शुरू कर दी थी। वो लोग अपनी स्मार्ट कार के इलेक्ट्रिक वर्जन के लिए टेस्ला के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे। जनवरी 2009 में डेमलर के एग्जीक्यूटिव्स यूएस आए। एलॉन ने जेबी स्ट्राबल से कहा कि वो फौरन एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार का प्रोटोटाइप बनाए। डेमलर एग्जीक्यूटिव्स एक डूबती हुई स्टार्टअप कंपनी विजिट करने से झिझक रहे थे। उन्हें लगा कोई बोरिंग सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी, लेकिन एलॉन ने उनसे पूछा क्या वो टेस्ट ड्राइव पर जाना चाहेंगे। डेमलर एग्जीक्यूटिव्स के होश उड़ गए। रोडस्टर की तरह ये नई स्मार्ट कार भी 4 सेकंड्स में 0 से 60 पर पहुंच जाती थी। वो लोग टेस्ला में $50 मिलियन इक्विटी के लिए मान गए। ये मई 2009 में अप्रूव हुआ। इसी दौरान टेस्ला ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से $465 मिलियन का लोन भी लिया। ये लोन डिपार्टमेंट के प्रोग्राम का हिस्सा था जो इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनीज को सपोर्ट करती थी। टेस्ला ने अपना लोन $12 मिलियन इंटरेस्ट के साथ 3 साल में लौटाया। निसान ने अपना लोन 2017 में रीपे किया था। फिस्कर ऑटोमोटिव बैंकरप्ट हो गई, जबकि फोर्ड अभी 2023 तक भी अपना लोन रीपे नहीं कर पाई है। एलॉन कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, चाहे वो टेस्ला हो या स्पेसएक्स। वो इसे द एल्गोरिथम कहते हैं। नंबर 1 रूल है कि हर रिक्वायरमेंट पर प्रश्न करो। उनके इंजीनियर्स को असली इंसान का नाम पता होना चाहिए जिसने वो रिक्वायरमेंट दी है। उन्हें क्वेश्चन करना ही चाहिए, चाहे वो इंसान कोई भी हो और कितना भी स्मार्ट हो, और चाहे वो खुद एलॉन की तरफ से ही क्यों ना हो।
नंबर 2, किसी भी अननेसेसरी प्रोसेस को डिलीट करना। चाहे आपको बाद में रियलाइज हो कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेहतर होगा कि पहले डिलीट करो और सिंप्लीफाई करो। प्रोसेस का 10% वापस लाने का मतलब है कि आपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का बढ़िया काम किया है। नंबर 3 है प्रोसेस को एक्सेलरेट करो। यह आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चनिंग, डिलीटिंग और सिंप्लीफाई कर चुके होंगे। जिस टास्क को आपको पहले ही डिलीट कर देना चाहिए, उसे एक्सेलरेट करने में टाइम की बर्बादी होगी। नंबर 4 है ऑटोमेट करना। ये लास्ट स्टेप होना चाहिए। एलॉन ने अपनी टेस्ला फैक्ट्रीज की शुरुआत हर चीज़ को ऑटोमेट करने से की थी, लेकिन कई सालों बाद उन्हें पता चला कि कुछ काम मशीनों के बदले इंसान ही बेहतर कर पाते हैं। एलॉन और उनकी टीम ने जब इनएफिशिएंट रोबोट्स हटाए तो टेस्ला की असेंबली लाइन और भी स्मूथ हो गई। टीम ने मई 30, 2018 तक हर हफ्ते के हिसाब से 3500 कार्स प्रोड्यूस कर ली थी। एलॉन ने जून 30 तक हर हफ्ते 5000 मॉडल कार की इम्पॉसिबल डेडलाइन सेट कर दी थी। टेस्ला टीम फ्रेमॉन फैक्ट्री के बाहर एक बड़ा सा टेंट लगाकर इतना सब कुछ कर पाई थी। अब क्योंकि इसमें कोई कन्वेयर बेल्ट नहीं थी तो उन्होंने इसे एक हल्के से स्लोप के साथ अरेंज किया। ग्रेविटी की वजह से ही कार असेंबली लाइन पर चलती है। 5000th मॉडल जुलाई 1 तक निकला। एलॉन ने इसकी एक पिक्चर ली और इस कैप्शन के साथ सबको भेजा, यस हमने कर दिखाया। एल्गोरिदम में नंबर 5 है राइट एटीट्यूड वाले लोगों को हायर करना। एलॉन का मानना है कि हर स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन एक गलत एटीट्यूड वाले इंसान को सिर्फ ब्रेन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। अप्रैल 2022 तक एलॉन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। टेस्ला सेल्स में बगैर एडवर्टाइजिंग के ही पिछले साल के मुकाबले 70% का इजाफा हुआ था। कंपनी के स्टॉक प्राइस पिछले 5 सालों में 15 गुना बढ़े थे। टेस्ला की वर्थ अपने 9 कॉम्पिटिटर्स के कंबाइंड वर्थ से भी ज्यादा थी। यहां तक कि कंपनी ने पेंडेमिक के दौरान भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि यह फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंड नहीं थी। जबकि स्पेस एक्स ने दुनिया भर के देशों और कंपनीज के मुकाबले डबल पेलोड्स ऑर्बिट में भेजे थे। अप्रैल 2022 में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 3 एस्ट्रोनॉट्स को ISS लेकर गई। ये स्पेसएक्स का नासा के साथ चौथा मैन्ड मिशन था। स्पेसएक्स ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी एक मैन्ड मिशन किया था। स्पेसएक्स ने ऑर्बिट में स्टारलिंक सैटेलाइट्स का एक नया बैच भेजा था, जिसे मिलाकर अप्रैल 2022 में टोटल 21 बैच हो गए थे। इन सैटेलाइट्स की मदद से स्पेसएक्स 40 देशों के 5 लाख यूजर्स को बेहतर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा पा रहा था, जिनमें जंग से जूझ रहा यूक्रेन भी शामिल है। स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 अभी तक का एक लौता रॉकेट है जो इतने सालों में वापस लौटा है और रीलॉन्च हुआ है। अप्रैल 2022 तक टेस्ला की वर्थ $1 ट्रिलियन हो चुकी थी और स्पेसएक्स की $100 बिलियन। एलॉन का टनल मेकिंग बिजनेस द बोरिंग कंपनी $5.6 बिलियन वर्थ है और उनकी AI कंपनी न्यूरालिंक की वर्थ है $1 बिलियन। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एलॉन को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन बजाय रिलैक्स्ड फील करने के सक्सेस ने उन्हें और बेचैन कर दिया था। वो ओवरवर्क करना और अपनी कंपनीज को बचाने की चिंता में स्ट्रेस लेने को मिस कर रहे थे। इसके अलावा उनके पास बैंक में $10 बिलियन पड़े हुए थे। एलॉन ने खुद से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो जवाब मिला ट्विटर। एलॉन ने अपने पर्सनल असिस्टेंट जारेड बिर्चल को कहा कि जनवरी 2022 की शुरुआत में ही चुपचाप से ट्विटर के सारे शेयर्स खरीद लिए जाएं। एलॉन को शुरू से ही ट्विटर पसंद था। यही वो प्लेटफॉर्म था जहां वो अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशंस निकालते थे। ट्विटर जब 2006 में लॉन्च हुआ था तो एलॉन ने अपना अकाउंट खोला था, लेकिन उन्होंने ट्विटर यूज करना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि लोगों के स्टारबक्स लाटेज की फोटो देख देखकर वो तंग आ चुके थे। फिर 2011 में वो दोबारा ट्विटर पर लौटे जब एक फ्रेंड ने उन्हें इसके लिए मनाया। अगले कुछ दशकों में एलॉन ने करीब 19,000 ट्वीट्स किए। कई बार तो उनके कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट्स की वजह से कोर्ट ट्रायल्स तक हो जाते थे। एलॉन इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो ट्विटर पर ट्वीट करते वक्त कई बार बेकाबू हो जाते हैं, खासकर जब वो सारी रात रेड बुल पीकर काम करते हैं। लेकिन वो जोक्स और कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स ट्वीट करते हैं क्योंकि इसमें उन्हें मजा आता है। 2022 की शुरुआत में एलॉन वोक माइंड वायरस को लेकर कंसर्न थे, जो पूरे अमेरिका में फैल रहा था। वोक का मतलब है रेशियल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अलर्ट होना। कई सारे अमेरिकन नौजवान डिस्क्रिमिनेशन को लेकर ओवर सेंसिटिव हो रहे थे। चाहे किसी का उन्हें हर्ट करने का इरादा ना भी हो, तो भी उन्हें लगता था कि उन्हें जानबूझकर हर्ट किया जा रहा है। वोक माइंड वायरस के अलावा एलॉन को डोनाल्ड ट्रंप से भी नफरत थी, लेकिन उन्हें तब बड़ा अजीब लगा था जब ट्रंप और दूसरे रिपब्लिकन्स को ट्विटर ने बैन कर दिया था। एलॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कंसर्न थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ट्विटर डेमोक्रेट्स और लिबरलिज्म को लेकर बायस्ड है। बाद में उन्हें पता चला कि ज्यादा ट्विटर मैनेजर्स और एम्प्लॉइज वोक मूवमेंट का पार्ट है।
एलॉन का यह मानना था कि सिर्फ रियल डेंजरस कंटेंट ही ट्विटर पर सेंसर्ड होना चाहिए, वरना ये प्लेटफॉर्म डेमोक्रेसी के लिए होना चाहिए, यानी सबके लिए ओपन, जहां लोग खुल के अपने विचार रख सके। मार्च 2022 में एलॉन ने ट्विटर पर एक सर्वे क्रिएट किया, फ्री स्पीच डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। क्या आपको लगता है ट्विटर इस प्रिंसिपल को वाकई में फॉलो करता है? 70% यूजर्स ने जवाब दिया नहीं। एलॉन ने एक और सवाल पूछा, क्या आपको लगता है हमें एक नए प्लेटफॉर्म की जरूरत है? जैक डॉर्सी ट्विटर के को फाउंडर ने जवाब दिया हाँ। कुछ ट्विटर बोर्ड मेंबर्स ने एलॉन को कन्विंस किया कि वो कंपनी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। 31 मार्च को उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के साथ डिनर किया, जिन्होंने 2021 में जैक डॉर्सी को 2021 में रिप्लेस किया था। एलॉन ने कहा कि पराग एक अच्छे इंसान है, लेकिन उन्हें लगता है कि एक सीईओ को ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फायर ब्रीदिंग ड्रैगन की तरह होना चाहिए। एलॉन ने सोचा कि पराग कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं और ऐसा लगता है वो सिर्फ बोर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अप्रैल 2022 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एलॉन ने ट्विटर के 9% स्टॉक खरीद लिए हैं और वो जल्द ही बोर्ड भी ज्वाइन करने वाले हैं। एलॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच में यकीन रखते हैं। उनके पास फेक न्यूज़ और हार्मफुल कंटेंट के खिलाफ एक ही सोल्यूशन था, यूजर्स से हर महीने $2 चार्ज करना। यूजर्स को अपना सेल फोन और क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंटर करने की जरूरत थी। ट्विटर इस इन्फॉर्मेशन को यूजर आइडेंटिटी वेरीफाई करने और बोट्स को फिल्टर आउट करने के लिए यूज करेगा। नया एल्गोरिथम सिर्फ उन्हीं यूजर्स को प्रमोट करेगा जिनके स्कैमर्स, लायर्स और बुलीज होने के चांसेस कम हो। एलॉन ट्विटर को x.com के रिकॉग्निशन के तौर पर देख रहे थे, जो पहले एक पेमेंट प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसे यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड यूज करके कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे सेंड करने के लिए यूज करते थे। यही वो चीज थी जिसे एलॉन ने ओरिजिनली पेपाल के लिए चाहा था। अब यही चीज वो ट्विटर के लिए चाहते थे। अप्रैल 2022 में एलॉन ने किम्बल के साथ ब्रंच लिया। उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए कहा कि ट्विटर बोर्ड मेंबर्स प्लेटफॉर्म को यूज तक नहीं करते, इसलिए उनके पास इसे इंप्रूव करने का कोई प्लान नहीं है। किम्बल ने कहा कि बोर्ड मेंबर होने की यही प्रॉब्लम है, आप दूसरों को सुझाव देते हो, वो सर हिला देते हैं, स्माइल करते हैं और आपकी बात इग्नोर कर देते हैं। और तब एलॉन ने सोचा कि क्यों ना ट्विटर को ही खरीद लिया जाए, जो सबके लिए प्राइवेट होगा और वो सब फिक्स हो जाएगा। उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस और ट्वीट्स के जरिए बोर्ड मेंबर्स बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि अभी ये बात लीगली ऑफिशियल नहीं हुई थी। एलॉन ने अपने पर्सनल असिस्टेंट जैरेड ब्रिचल को कॉल करके पेपरवर्क रुकवा दिए। वो अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड के साथ एक मिनी वेकेशन पर हवाई चले गए। उसका नाम था नताशा बैसेट, एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस। एलॉन छुट्टियां तो मना रहे थे, पर उनके दिमाग में ट्विटर से जुड़ी परेशानियां जा ही नहीं रही थी। उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि बड़ी बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ जैसे बराक ओबामा, केटी पेरी और जस्टिन बीबर जैसे लोग ट्विटर पर इनएक्टिव हैं। सुबह के 3:30 का वक्त था। एलॉन ने ट्वीट किया, ज़्यादातर टॉप अकाउंट्स इनएक्टिव हैं और मुश्किल से कोई कंटेंट डालते हैं, क्या ट्विटर बंद हो रहा है? इसके 10 मिनट बाद ही उन्हें पराग अग्रवाल का टेक्स्ट मैसेज मिला। उन्होंने बड़े ही पोलाइट तरीके से कहा कि एलॉन को इस तरह के ट्वीट्स नहीं करने चाहिए। एलॉन ने तुरंत जवाब दिया, पराग क्या तुमने इस हफ्ते कुछ भी किया है? मैं बोर्ड ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं ट्विटर खरीदूंगा और जल्द ही ऑफर दूंगा। कुछ दिनों बाद एलॉन ने एक और सर्वे क्रिएट करते हुए लोगों से पूछा, क्या हमने ट्विटर हेडक्वार्टर्स को होमलेस शेल्टर में बदल देना चाहिए? वैसे भी सारे एम्प्लॉयज़ तो घर से काम करते हैं। इसके 24 घंटे बाद 1.5 मिलियन यूजर्स ने वोट किया और उनमें से 90% ने हाँ में जवाब दिया था। ट्विटर बोर्ड चेयरमैन ब्रेट टेलर बार बार एलॉन से मीटिंग के लिए पूछते रहे, पर एलॉन इग्नोर करते जा रहे थे। एलॉन ने अपने पीए जैरेट को कहा कि मॉर्गन स्टैनले में उनके बैंकर से बात करना शुरू कर दे। उन्हें जल्द से जल्द ट्विटर के लिए एक रीजनेबल ऑफर निकालना पड़ेगा। आखिरकार ब्रेट ने एलॉन से बात करने की जिद छोड़ दी और पराग ने अनाउंस करते हुए कहा कि वो बोर्ड ज्वाइन नहीं करेंगे। एलॉन ने जवाब दिया, वाह बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि ट्विटर को प्राइवेट कर दिया जाए, सब कुछ फिक्स कर दिया जाए, एक बार ज़रूरी इंप्रूवमेंट्स करके वापस स्टॉक मार्केट लौटा जाए। एलॉन, जैरेड और मॉर्गन स्टैनले बैंकर्स ने $54.20 पर शेयर के हिसाब से ऑफर फाइनलाइज कर लिया। वो इस अमाउंट का 100% कैश में देंगे और प्रीमियम्स भी देंगे। अपने ऑफिशियल लेटर में एलॉन ने लिखा, ट्विटर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं इसे अनलॉक करूंगा। बाद में उनके कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड नवाद फारूक उनसे मिलने आए। वो एलॉन के उन खास दोस्तों में शामिल थे जिनसे वो अपने पिता के बारे में और अपने डिप्रेशन के दिनों की बात कर सकते थे। नवाद ने पूछा, तुम्हें अपने टाइम और अपनी सैनिटी की ज़रा भी चिंता नहीं है क्या? स्पेस एक्स और टेस्ला को अभी तुम्हारी ज़रूरत है, ट्विटर को फिक्स करने में और कितना टाइम लगेगा? एलॉन ने जवाब दिया, कम से कम 5 साल। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा क्योंकि वो लोग मेहनत नहीं करते या फिर ऑफिस तक नहीं जाते। नवाद ने कहा, तुम स्पेस एक्स को बचाने के चक्कर में और टेस्ला फैक्ट्री में सो सोकर अपनी तबीयत खराब कर रहे हो। क्या तुम्हें फिर से सब कुछ शुरू करना है?
एलॉन ने जवाब दिया, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ महीनों बाद एलॉन करीब करीब ये डील छोड़ने ही वाले थे क्योंकि उन्हें लगा ट्विटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एलॉन को लग रहा था कि उन्होंने कंपनी को ओवरपेड कर दिया है। फिक्स करने के लिए इतना कुछ था कि एलॉन का दिमाग चकरा गया था। उन्होंने ट्विटर बोर्ड को फ्रॉड के लिए स्यू करने का मन बना लिया, लेकिन एलॉन के लॉयर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। आखिरकार वो $54.20 पर शेयर और टोटल $44 बिलियन की शुरुआती प्राइस पर अड़े रहे। अक्टूबर 2022 में डील फाइनल हो गई। 26 अक्टूबर को एलॉन ट्विटर के हेडक्वार्टर्स गए। वो काफ़ी एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील कर रहे थे। पराग लॉबी में उनका इंतजार कर रहा था और एलॉन एक सफ़ेद किचन सिंक लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने सबको कहा, लेट दैट सिंक इन, लेट्स गेट दिस पार्टी स्टार्टेड। ट्विटर बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स थे और एक आर्ट डेको एक्सटीरियर था। इसे 1937 में बनाया गया था और पहले एक शॉपिंग मॉल हुआ करता था। इसे मॉडर्न डिज़ाइन में रेनोवेट किया गया था और इसके अंदर कॉफ़ी बार्स, गेम आर्केड्स, एक फिटनेस रूम और योगा स्टूडियो थे। 9वें फ्लोर पर एक बहुत बड़ा कैफ़े भी था जो सैन फ्रांसिस्को की तरफ खुलता था। टॉयलेट रूम्स में साइंस लगे थे, जेंडर डाइवर्सिटी इज़ वेलकम हेयर। एलॉन ने कैबिनेट्स खोले और देखा अंदर ट्विटर के मर्चेंडाइज भरे थे। एलॉन ने स्टे वोक प्रिंट की हुई टी शर्ट्स भी देखीं। ट्विटर की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लेस्ली बर्लैंड ने कहा कि कंपनी को अपने कोडिंग कल्चर पर काफ़ी प्राउड है। हम डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड हैं। सबको यहाँ पर सेफ फील होना चाहिए। जल्दी उन्होंने उन्हें फायर कर दिया। ट्विटर ने अपने एम्प्लॉयज़ को परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दे रखा था। उन्हें महीने में एक बार मेंटल हेल्थ रेस्ट डे भी मिलता था। ट्विटर पर आमतौर पर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड था साइकोलॉजिकल सेफ्टी। एलॉन इस बात पर बड़े हंसे। उनके हिसाब से साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोग्रेस और अर्जेंसी की दुश्मन है। एलॉन हमेशा हार्डकोर बनना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट अच्छी चीज़ें हैं जो कंप्लेसेंसी और मीडियोक्रिटी से बचाती है। एलॉन वैकेशंस या वर्क लाइफ बैलेंस में यकीन नहीं रखते। उनके जैसे आदमी को जो स्पेस में रॉकेट्स भेज रहा है, रिलैक्स करने का टाइम कहाँ है? वो अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि वो यूज़र से स्टोरी पढ़ने या वीडियो देखने के बदले में एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करेंगे। इस तरह से कंटेंट क्रिएटर्स को अपने काम का पैसा मिलेगा। एलॉन को लगता है कि सबस्टैक ट्विटर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ये जर्नलिस्ट और बाकी दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये बुधवार के दिन दोपहर की बात थी और ट्विटर ऑफिस लगभग खाली पड़ा था। एलॉन ने एम्प्लॉयज़ के साथ कॉफ़ी पी और उनमें से एक ने अचानक पूछा, क्या आप हम में से 75% को निकालेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि कंपनी कॉस्ट रिड्यूस करने का और कोई तरीका ढूंढ लेगी, लेकिन असल में उन्होंने कुछ दिनों बाद ही 75% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया क्योंकि एलॉन वो अनप्रोडक्टिव थे। एलॉन ने ट्विटर को फिक्स करने के लिए स्पेसएक्स और टेस्ला से अपने भरोसेमंद इंजीनियर्स बुलाए। उनमें से 30 ट्विटर के ऑफिस पहुंचे और कॉन्फ्रेंस रूम में रुके, जिन्होंने उसे वॉर जोन नाम दिया था। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एलॉन की 3 मस्कीटियर्स लीड कर रहे थे, जिनमें उनके कजन्स जेम्स और एंड्रू मस्क और जेम्स के बेस्ट फ्रेंड रॉस नॉर्डीन शामिल थे। एलॉन ने जेम्स और एंड्रू के कॉलेज एजुकेशन का खर्चा उठाया था और उसके बाद अपनी कंपनी में उन्हें जॉब भी दे दी। वो दोनों एलॉन के सबसे छोटे चाचा के बेटे हैं, जबकि रॉस एक कंप्यूटर वेज हैं जो पहले टेस्ला ऑटो पायलट टीम में काम कर चुके हैं। 3 मस्केटियर्स का पहला काम था उन ट्विटर प्रोग्रामर्स को फिल्टर करना जिन्होंने पिछले महीने कम से कम 100 लाइन कोड लिखे थे। इन 3 मस्केटियर्स के साथ धवल श्रॉफ, जो खुद टेस्ला में एक इंजीनियर हैं, और एक दूसरे ट्विटर इंजीनियर बेन सैंड सूसी भी शामिल थे, जो एलॉन के इनर सर्कल का पार्ट हैं। बेन के पास उन सारे कोड्स की लिस्ट है जो ट्विटर के सिस्टम में इंसर्ट और डिलीट किए गए थे। वो उन कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज़ में से हैं जो उस वक्त भी ऑफिस में थे जब एलॉन ने विजिट किया था। एलॉन सिर्फ मेहनती और बेहतरीन इंजीनियर्स को ही रखना चाहते थे, लेकिन बेन ने सुझाव दिया कि उन्हें उन टीम्स को भी ध्यान में रखना चाहिए जो आपस में मिलकर बढ़िया काम करती है। तीनों मस्कीटियर्स इस बात से सहमत थे क्योंकि यही तो वो टेस्ला में किया करते थे। एलॉन ने सोचा कि रिमोट वर्क के चलते एम्प्लॉयज़ को डेली कोलैबोरेट करने के मौके कम मिल रहे हैं। इस बात की भी चर्चा जोरों पर थी कि एलॉन को कंपनी चलाने में कौन मदद करने वाला है, लेकिन एलॉन को कैंडिडेट्स ढूंढने की कोई जल्दी नहीं थी। हमेशा की तरह वो सब कुछ खुद हैंडल करना चाहते थे। एलॉन ने तो सीएफओ रखने से भी इनकार कर दिया था। स्पेसएक्स में उनके 15 डायरेक्ट रिपोर्ट्स थे और टेस्ला में 20। ट्विटर में उन्होंने सबको बोल रखा था कि उन्हें 20 डायरेक्ट रिपोर्ट्स चाहिए, लेकिन वो लोग सबसे डेडिकेटेड इंजीनियर्स होने चाहिए जो टॉप फ्लोर के ओपन स्पेस में काम करने की मंशा रखते हों और दिन रात उनके साथ मिलकर पूरे जोशो खरोश से काम कर सके। 28 अक्टूबर के दिन एलॉन ने ट्विटर के एम्प्लॉयज़ की एक बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल 25,000 इंजीनियर्स हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनमें से ज़्यादातर लोग डेली सिर्फ 3 कोड्स लिख रहे हैं, जो कि बहुत कम अमाउंट है।
एलॉन ने कहा कि सिर्फ 150 इंजीनियर्स ही टेस्ला के ऑटो पायलट में कोड कर रहे हैं। वो ट्विटर से अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज को निकालकर टेस्ला में भी उतने ही मेहनती लोगों को रखना चाहते। एलॉन प्रोडक्ट मैनेजर्स को लेकर कंसर्न थे, जो नहीं जानते थे कि वो फीचर्स को कैसे कोड करें जो उन्होंने क्रिएट करने का ऑर्डर दिया है। इसलिए वो ट्विटर के 90% इंजीनियर्स को निकालना चाहते थे। एलॉन के लॉयर एलेक्स सपीरो ने उन्हें सलाह दी कि वो इस काम में जल्दबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि किसी सोशल मीडिया कंपनी के सारे एम्प्लॉयज जीनियस प्रोग्रामर्स नहीं हो सकते। एक बिजनेस को लोगों की जरूरत पड़ती है जो सेलिंग में अच्छे हों, दूसरों को मोटिवेट कर सकें और कंटेंट क्रिएट कर सके। इसके अलावा 90% एम्प्लॉयज को निकालने का मतलब होगा कि जब कोई रिजाइन करेगा या बीमार होगा तो उनके पास कोई दूसरा टेक ओवर करने के लिए नहीं होगा। लेकिन एलॉन का पॉइंट ये था कि उन्हें अपनी कंपनी में सिर्फ हार्डकोर लोग चाहिए। यही ट्विटर का नया कल्चर होगा। बहुत हुई पैम्परिंग और साइकोलॉजिकल सेफ्टी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। थ्री मस्कीटियर्स ने उन्हें 90% एम्प्लॉयज की लिस्ट पकड़ाई जो स्टैंडर्ड्स पास नहीं कर पाए थे। एलॉन उन्हें नवंबर 1 से पहले निकालना चाहते थे ताकि कंपनी को उन्हें बोनस और ऑप्शन ग्रांट्स नहीं करने पड़ते। ट्विटर एचआर मैनेजर्स ने एलॉन से कहा कि वो डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखें, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके एम्प्लॉयज चाहे काले हों या गोरे, लतीनो हों या एशियन, स्ट्रेट हों या गे या फिर बाइसेक्सुअल वगैरह वगैरह। उन्हें अपनी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव लोग चाहिए, बस, और कुछ नहीं। लेकिन एलॉन तब भी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनका ये कदम कैलिफोर्निया के एम्प्लॉयमेंट कानून के खिलाफ था। अगर वो फाइन भरने के बजाय कानून फॉलो करते तो और ज्यादा पैसे बचा सकते थे। इसलिए एलॉन इस बात के लिए राजी हो गए कि मास फायरिंग से पहले 3 नवंबर तक इंतजार किया जाए। उन्होंने ट्विटर के ज्यादातर एचआर मैनेजर्स को भी निकाल दिया था। एलॉन की पहली वाइफ जस्टिन विल्सन थी। वो लोग क्वींस यूनिवर्सिटी की एक पार्टी में मिले थे जहां जस्टिन तब एक फ्रेशमैन थी और एलॉन सोफोमोर थे। दोनों ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे। एलॉन के पेन चले जाने के बाद भी दोनों टच में रहे। एलॉन जिन दिनों जिप2 चला रहे थे उन दिनों जस्टिन उनके साथ उनके पोलो एल्टो वाले अपार्टमेंट में रहती थी। किम्बल को जस्टिन जरा भी पसंद नहीं थी और उनकी माँ का भी यही मानना था कि उनमें एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। एलॉन और जस्टिन दोनों अक्सर पब्लिक में लड़ने लग जाते, जिन्हें देखकर उनके साथ के यार दोस्त हैरान रह जाते। एलॉन ने जस्टिन को तब प्रपोज किया जब 1999 में जिप2 को कॉम्पैक्ट ने खरीदा। उन्होंने सन 2000 में कैरिबियन आइलैंड में उनसे शादी की और मई 2002 में उन्हें पहला बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया नेवाडा। लेकिन जन्म के सिर्फ 10 हफ्ते बाद ही सडन डेथ सिंड्रोम से नेवाडा अचानक चल बसा। एलॉन और जस्टिन नेवाडा को खोने के बाद और बच्चे चाहते थे। उन्होंने आईवीएफ का सहारा लिया और 2004 में उनके जुड़वा बच्चे हुए, ग्रिफिन और जेवियर। फिर 2006 में उनके ट्रिपलेट्स हुए, ये भी आईवीएफ से ही हुए थे। उनके नाम हैं काई, सैक्सन और डेमियन। साल 2008 में एलॉन स्पेस एक्स और टेस्ला को बचाने में लगे हुए थे। उनका परिवार उस वक्त बेल एयर, लॉस एंजलिस में एक 6000 स्क्वायर फीट मैंशन में रहता था। उनके 5 बच्चों के लिए एक नैनी थी, साथ ही एक हाउसकीपर और एक पालतू कुत्ता भी था। एलॉन और जस्टिन के बीच रोज झड़प हो रही थी। उनके सारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हमेशा टफ लव रहा था। एलॉन को स्ट्रेस लेने और कन्फ्रंट करने की आदत थी। कुछ सालों बाद उनके जेफ बेजोस, बिल गेट्स और बाकी और लोगों के साथ भी झड़प हो गई, क्योंकि एलॉन ऐसे ही हैं। जस्टिन ने कहा कि एलॉन उसे इडियट और मोरॉन बोलते हैं। बदले में वो भी उन पर चिल्लाती है और उन्हें कहती है, आई हेट यू। जस्टिन को लगता है कि वो बस एक ट्रॉफी वाइफ बनकर रह गई हैं। उन्हें लगता है कि जब से एलॉन और उनकी शादी हुई है तब से बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे एलॉन लाइट और डार्क के इमोशनल स्विच में फंसे रहते हैं और ये अनएक्सपेक्टेड फ्लिप्स उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आता है जब वो दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। जस्टिन बताती हैं कि उनकी इमोशनल डिटैचमेंट और स्ट्रॉन्ग विल बेशक उन्हें एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती है, पर वो एक अच्छे हस्बैंड बिल्कुल नहीं है और इस तरह 2008 में उन्होंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। लेकिन एलॉन अपने बच्चों के साथ इमोशनली डिटैच्ड नहीं है। उनके साथ वो इमोशनली नीडी हो जाते हैं, खास तौर से जेना के साथ। ग्रिफिन का जुड़वा भाई जेवियर बड़े होकर ट्रांसजेंडर बन गया और अपना नाम बदलकर विवियन जेना विल्सन रख लिया। जेना अभी 20 साल की हैं। एलॉन कहते हैं कि जेना पूरी कम्युनिस्ट बन चुकी है और मानती है कि सारे अमीर लोग बुरे होते हैं। इसके लिए वो प्रोग्रेसिव वोक एजुकेशन को जिम्मेदार मानते हैं जो जेना को लॉस एंजलिस के एक प्राइवेट स्कूल क्रॉस रोड्स में मिली है। एलॉन को लगता है कि उन्हें अपने बच्चों को हाई स्कूल तक ईडी एस्ट्रा, एक स्कूल जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था, में भेजना चाहिए था।
जेना ने जून 2022 में अपना नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया था। उसने ये अनाउंस किया कि वो अपने पिता एलॉन से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। एलॉन को इस बात से काफ़ी तकलीफ पहुंची क्योंकि जून 19 को फादर्स डे था। वो चाहते थे कि इस दिन वो जेना के साथ वक्त बिताएं और उनके रिलेशनशिप अच्छे रहें। लेकिन जेना के रिजेक्शन ने उन्हें बहुत दुख दिया। उसने एक बार एलॉन को टेक्स्ट किया था, मैं आपसे नफरत करती हूं और उन सब चीज़ों से भी जो आपसे जुड़ी हैं। यही वजह थी कि बाद में एलॉन ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेच डाली, जिसमें बेल एयर वाला मेंशन भी शामिल था, और वो और सिंपली रहने लगे। जबकि ग्रिफिन जेना का जुड़वा भाई, जो कि एक इजी गोइंग और एक्सट्रोवर्ट होने के साथ ही साइंस और मैथ में बहुत अच्छा है, वो आईवी लीग कॉलेज में पढ़ता था। एलॉन की तरह ही ग्रिफिन को भी वीडियो गेम्स की प्रोग्रामिंग करना पसंद थी। कंप्यूटर साइंस में तो वो अपनी क्लास में टॉप पर आया था। जबकि ट्रिपलेट्स काई, डेमियन और सैक्सन की उम्र अब 18 साल है। डेमियन एक पार्टिकल फिजिसिस्ट की लैब में काम करते हैं, जहां वो क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम कंप्यूटेशन पढ़ते हैं। डेमियन ने ऑनलाइन हाई स्कूल फिनिश किया, जिसके बाद उन्हें यूएस की एक टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। एलॉन ने सुझाव दिया कि काई भी ऑनलाइन अपना हाई स्कूल पूरा कर ट्विटर पर एक प्रोग्रामर बन जाए। हालांकि एलॉन इस बात के लिए उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों के लिए दोस्त बनाना और सोशली इंटरेक्ट होना भी ज़रूरी है। एलॉन को लगता है कि काई हाई स्कूल के लिहाज से कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हैं। वहीं दूसरी तरफ सैक्सन को ऑटिज्म था। कई बार वो ऐसे फनी या स्मार्ट स्टेटमेंट्स दे देते थे कि सब हैरान रह जाते। सैक्सन ने एक बार एक फैमिली गैदरिंग के दौरान कहा था कि उन सबको कोड नेम्स यूज़ करने चाहिए। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं एलॉन का बेटा हूं, तो वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा ने ट्विटर को ख़राब कर दिया है। एलॉन अपनी दूसरी वाइफ टलुला रिले से उसी साल मिले जिस साल उन्होंने जस्टिन से तलाक का केस फाइल किया। ये जुलाई 2008 की बात है, जब वो रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी में गेस्ट स्पीकर के तौर पर गए थे। एलॉन के दोस्तों ने उन्हें स्पीच के बाद नाइट क्लब जाने के लिए मना लिया, हालांकि उनके पेट में बहुत दर्द था। और यहीं पर उन्होंने तलुला को पहली बार देखा। वो एक कम उम्र ब्रिटिश एक्ट्रेस थीं, जिन्हें प्राइड एंड प्रेजुडिस के फिल्म एडेप्टेशन में एक छोटा रोल मिला था। दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे और एलॉन सिर्फ रॉकेट्स की बात करते रहे। उन्होंने तलुला से नंबर मांगा और अगले 3 दिन दोनों ने खाना खाते हुए, एलॉन के बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेते हुए साथ में बिताए। एलॉन ने तलुला से मिलने के 2 हफ्ते बाद ही उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। 2 साल बाद 2010 में दोनों की शादी हुई। उनके कोई बच्चे नहीं हुए, पर 2010 में ही उनकी डिवोर्स भी हो गई और फिर 2013 में दोनों ने फिर से शादी की और 2016 में फिर से तलाक ले लिया। एलॉन तलुला से भी उसी तरह लड़ते थे जैसे वो जस्टिन से लड़ते थे। उन्हें अच्छा लगता है कि वो अपने रोमांटिक पार्टनर्स के साथ पहले लड़ाई करें और फिर वापस साथ हो जाएं। तलुला एलॉन को खुश रखने के लिए क्रिएटिव और क्रेजी पार्टियां दिया करती थी। जब स्पेस एक्स और टेस्ला बैंकरप्सी के कगार पे थे, तब भी तलुला उनके साथ खड़ी रही। 2017 में एलॉन एम्बर हर्ड, जॉनी डेप की एक्स वाइफ को भी डेट कर चुके हैं, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ 1 साल टिका। ग्राइम्स को उन्होंने पहली बार तब देखा जब वो एम्बर के साथ एलिवेटर में थी। ग्राइम्स या असली जिंदगी में क्लेयर बॉचर एक कनेडियन प्रोड्यूसर और एक एक्लेक्टिक म्यूजिशियन थी। एलॉन को डेट करने से पहले ही उनके 4 एल्बम्स रिलीज हो चुके थे। उनके ड्रीम पॉप और इलेक्ट्रॉनिक सॉन्ग्स ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेमिनिज्म के बारे में होते थे। एलॉन उन दिनों थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहे थे, जिसे रोकोस बेसिलिस्क कहते हैं। ये एआई के ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होकर उनसे ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए इंसानों को टॉर्चर करने के बारे में है। वो ट्वीट करने के लिए कोई इमेज ढूंढ रहे थे, तभी उन्होंने पाया कि ग्राइम्स ने रोकोस बेसिलिस्क को अपने सॉन्ग फ्लैश विदाउट ब्लड के म्यूजिक वीडियो में यूज़ किया है। दोनों ने आपस में ट्वीट्स एक्सचेंज किए और डेटिंग करने लगे। 2018 में एलॉन ने ग्राइम्स को टेस्ला फैक्ट्री में इनवाइट किया। अगले दिन दोनों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और एलॉन ने ग्राइम्स को टेस्ला का ऑटो पायलट फीचर दिखाया। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए और आंखें बंद कर लीं। ग्राइम्स को लगा वो क्रेजी है। कार ने खुद लेन चेंज कर ली और खुद से सिग्नल देने लगी। ग्राइम्स ने कहा कि एलॉन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गैंडाल्फ जैसे हैं। इस पर एलॉन ने यह जानने के लिए कि वो ट्रू फैन है या नहीं, ग्राइम्स से ट्रायलॉजी से जुड़े कई सारे सवाल पूछे। उन लोगों ने नेपोलियन, एंशिएंट ग्रीस और वर्ल्ड वॉर 1 की मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर भी चर्चा की। ग्राइम्स ने कहा कि एलॉन प्यार को अब्यूसिव और बदतमीज होने से जोड़ते हैं। ये क्वालिटी उन्हें अपने फादर से मिली थी। वो ये भी समझती हैं कि एस्पर्जर सिंड्रोम की वजह से एलॉन लोगों की इमोशंस नहीं समझ पाते। कई बार ग्राइम्स को ऐसा लगा कि एलॉन की एक डिफरेंट पर्सनैलिटी भी है, जिसे वो डीमन मोड कहती हैं। जब वो किसी खास काम या प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, तो खुद को बाहरी दुनिया से एकदम अलग कर लेते हैं और एक डार्क मोड में चले जाते हैं। ग्राइम्स कहती हैं कि वही एलॉन का डीमन मोड होता है। वो दूसरों के साथ बेहद हार्श हो जाते हैं, लेकिन अपना काम पूरा कर लेते हैं। एलॉन और ग्राइम्स के 3 बच्चे हैं।
XAE-12 2020 में पैदा हुआ। इसका नाम X-A12 प्रोनाउंस होता है। इसका निकनेम है एक्स। एलॉन अक्सर एक्स को स्पेस एक्स और टेस्ला फैक्ट्री में लेकर जाते हैं। वो एक्स को ट्विटर ऑफिस के अलावा दूसरे कामकाजों में भी लेकर जाते हैं। एलॉन और ग्राइम्स को एक्स IVF के थ्रू हुआ। उन्होंने प्लान किया था कि उनका पहला बच्चा एक लड़की हो, लेकिन जो एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ वो एक मेल था। उन्होंने अपनी बेटी का नाम पहले से ही एक्सा सोच रखा था। एक्साफ्लॉप्स का मतलब है सुपर कंप्यूटर्स की पर सेकेंड क्विंटिलियन ऑपरेशंस कैलकुलेट करने की एबिलिटी। एक्सा डार्क साइडेरल दिसंबर 2021 में पैदा हुई। इसका निकनेम है वाई। वाई को उन्होंने सरोगेट मदर के जरिए जन्म दिया है। एलॉन और ग्राइम्स को जून 2022 में सरोगेट मदर के जरिए एक तीसरा बच्चा भी हुआ है, जिसका नाम है टेक्नो मैकेनिकस या सिंपली ताऊ। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एलॉन के शिवॉन जिलीज नाम की एक औरत से भी जुड़वा बच्चे हुए हैं। शिवॉन येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और ओपन AI में कंसल्टेंट हैं। ये वही कंपनी है जिसने ChatGPT बनाई है। एलॉन ने शिवॉन को अपनी नई AI कंपनी न्यूरालिंक ज्वाइन करने का ऑफर दिया। बाद में शिवॉन न्यूरालिंक की टॉप ऑपरेशंस मैनेजर और एलॉन की खास दोस्त बन गई। ग्राइम्स के भी शिवॉन के साथ अच्छे रिश्ते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने खुद कई बार शिवॉन के लिए डेट सेट की थी। नवंबर 2022 में एलॉन ने ऑस्टिन टेक्सास में एक नई न्यूरालिंक फैसिलिटी खोली। पहली वाली फ्रेमॉन्ट कैलिफोर्निया में है। 2021 में न्यूरालिंक ने एक बंदर के ब्रेन में एक माइक्रोचिप इम्प्लांट करके इसे टेलीपैथी की मदद से वीडियो गेम पोंग खेलना सिखाया। एलॉन ने यूट्यूब पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है। लेकिन न्यूरालिंक की स्लो प्रोग्रेस की वजह से उनका धीरज जवाब दे रहा था। वो चाहते थे कि न्यूरालिंक स्टीफन हॉकिंग्स जैसे पैरालाइज्ड लोगों जैसे लोगों की मदद करे, ताकि वो कंप्यूटर की मदद से दोबारा अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए इंसान के ब्रेन में एक माइक्रोचिप इंस्टॉल करनी होगी जो मसल्स तक सिग्नल भेज पाए, चाहे फिर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ही क्यों ना हो। जेरेमी बैरनहोल्ट्स न्यूरालिंक के लीड इंजीनियर हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है। जेरेमी मानते हैं कि ब्रेन सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स को चार्ज करके भेजे जा सकते हैं, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। जेरेमी ने एलॉन के सामने ये भी प्रपोज किया कि विजुअल और ऑडियो स्टिमुलेशन की मदद से अंधे व्यक्ति देख पाएंगे और बहरे सुन पाएंगे। जेरेमी ने कहा कि कॉचलियस स्टिमुलेशन आसान है। एलॉन ने सोचा कि न्यूरालिंक लोगों को कुछ क्रेजी एबिलिटीज भी दे सकता है, जैसे कि इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट विजन। इसमें रेडियो वेव्स और राडार फीचर्स भी पॉसिबल हैं। न्यूरालिंक के लिए एलॉन का मेन गोल है ऐसा डिवाइस बनाना जो ह्यूमन ब्रेन के हर एस्पेक्ट को एनहांस कर सके। अगर कभी मशीन्स वायलेंट या हार्मफुल बिहेव करने लगे तो ये डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ ह्यूमंस का अल्टीमेट हथियार होगा। स्पेसएक्स स्टारशिप अप्रैल 2023 में अपने फर्स्ट लॉन्च अटेम्प्ट के लिए तैयार थी। एलॉन ने कहा कि उन्हें फॉल्कन 1 के तीनों फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद, जो 15 साल पहले हुए थे, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है। ओरिजिनल लॉन्च डेट अप्रैल 17 थी, पर एक वॉल प्रॉब्लम के चलते अप्रैल 20 कर दी गई।
एलॉन सिर्फ 3 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह 4:30 बजे साइट पर पहुंचे। पिछली रात वो एक स्पीकिंग एंगेजमेंट में बिजी थे और हमेशा की तरह उन्होंने काफ़ी सारी रेड बुल्स पी ली थीं। स्पेसएक्स इंजीनियर्स ने ऑक्यूपाई मार्स लिखी टी शर्ट्स पहनी। ग्राइम्स भी सुबह 6 बजे अपने बच्चों एक्स, वाई और ताऊ के साथ पहुंची। एलॉन की माँ और बाकी टीनेज बच्चे भी पहुंच चुके थे। रॉकेट हवा में 3 मिनट के लिए उठा और उसके बाद ऊपर आसमान में जाकर आंखों से ओझल हो गया। लेकिन एलॉन मॉनिटर्स पर देख रहे थे कि ये वॉबलिंग है। 2 इंजन्स खराब तरीके से इग्नाइट किए गए थे, जिसके चलते वो बंद पड़ गए थे। बाकी के 31 इंजन्स इस मिशन को पूरा करने के लिए काफ़ी थे। लेकिन 30 सेकंड बाद ही 2 और इंजन्स एक्सप्लोड हो गए। वॉल्व से बहते फ्यूल की वजह से बाकी इंजन्स में भी आग फैल गई थी। रॉकेट लगातार ऊपर जा रहा था, पर यह साफ जाहिर था कि वो ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे पानी की तरफ बढ़ना चाहिए, जहां सेफली फट सके। एलॉन ने लॉन्च डायरेक्टर को डिस्ट्रक्ट सिग्नल देने को कहा। 48 सेकंड के बाद रॉकेट धुएं से काला पड़ गया, जैसा कि फॉल्कन 1 के फेल्ड लॉन्च अटेम्प्ट में हुआ था। हमेशा की तरह एलॉन ने फेल फास्ट अप्रोच अप्लाई की। लॉन्च पैड इंजीनियर्स ने सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए एक बड़ी स्टील प्लेट बनाई थी, लेकिन अप्रैल 20 तक ये पूरी नहीं हो पाई थी। एलॉन ने कहा कि अगर वो लोग इंतजार करेंगे और सारे रिस्क्स दूर करने की कोशिश करेंगे तो स्टारशिप कभी लॉन्च नहीं हो पाएगी। उनके लिए ये एक सक्सेस थी, क्योंकि स्टारशिप बादलों में इतनी ऊंचाई पर उड़ रही थी कि कोई उसे देख ना सके। इसके अलावा ये सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट था। उन्हें अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा कोशिश करनी होगी। यहाँ उनकी दूसरी कंपनीज के बारे में अपडेट्स हैं। 2016 से एलॉन ने वादा किया था कि टेस्ला कार्स पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग होगी। वो हर साल ये वादा करते हैं, पर हमें अभी भी देखना है कब होता है। अभी फिलहाल लिंडा याकर X.com की सीईओ हैं, जो पहले ट्विटर की हुआ करती थीं। एलॉन सीटीओ और बोर्ड चेयरमैन हैं। लिंडा पहले मीडिया कंपनी NBC यूनिवर्सल की एडवर्टाइजिंग चीफ हुआ करती थीं। एलॉन ट्विटर से ब्लू चेक्स हटाना चाहते थे, जो पहले सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बाकी दूसरे वीआईपीज का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता था। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रीमियम यूजर्स जो सब्सक्रिप्शन फी देंगे, सिर्फ उन्हें ही ये ब्लू चेक मिलेगी। फीस के अलावा ट्विटर टीम ये एनालाइज करेगी कि प्रीमियम यूजर कोई बॉट या स्कैमर तो नहीं है। इसी बीच यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ब्रेन में न्यूरलिंक की टेस्टिंग और इम्प्लांटिंग को अप्रूव कर दिया, क्योंकि उन्होंने बंदर, सुअर और भेड़ जैसे जानवरों पर कंप्लीट स्टडी कर ली है। 15 अप्रैल 2023 को एक स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल ISS पर कई तरह की सप्लाईज डिलीवर करने के बाद सक्सेसफुली लौट आया और फ्लोरिडा कोस्ट में आकर गिरा। ये 1 महीने पहले ही 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया था और 1 महीने बाद फिर से वही करने वाला था। ड्रैगन अभी तक इकलौता अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट है जो सेफली ISS तक पहुंच के लौट आया है। एलॉन ने इसका नाम बच्चों के सॉन्ग पफ द मैजिक ड्रैगन के ऊपर रखा है। जैसा कि आपने समझा है कि एलॉन कभी-कभी काफ़ी रूखे, बेसब्र, यहाँ तक कि टॉक्सिक भी हो जाते हैं। फिर भी जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है कि हर हीरो के अंदर कुछ कमियां होती हैं, यहाँ तक कि दुनिया के महानतम लोगों के अंदर भी कोई ना कोई कमी थी। और कौन इतना पागल होगा कि रात के 3 बजे उठकर कंट्रोवर्शियल ट्वीट करे, पूरी रात रेड बुल पीकर काम करता रहे या मार्स में रॉकेट लॉन्च करने की सोचे। सिर्फ एलॉन मस्क ही ऐसा कर सकते हैं। हमें उनके जैसे और क्रेजी लोग चाहिए, जिन्हें लगता है कि वो ये दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।